बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती और एक एक्टिव मॉर्निंग के साथ जुगन कासिम आपके सामने हाजिर है। एक्टिव मॉर्निंग की मैं क्यों बात कर रही हूँ? आज मैं आपसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करना चाहती हूँ। हमारा मुल्क पाकिस्तान कल्चरली बहुत रिच है और जब हम अपने कल्चर की बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ें उसके ज़ुमरे में आ जाती हैं। कल्चरली कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं, कुछ ऐसी गेम्स हैं जो हमेशा से पाकिस्तान में खेले गए हैं, जैसे कि कबड्डी एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करें पहलवानी की तो वो प्रॉपर एक अपना रेल्म है। एंड देन बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो ट्रेडिशनली पाकिस्तान में खेले जाते हैं, जो पूरी दुनिया में भी खेले जाते हैं। अब हमारा नेशनल स्पोर्ट हॉकी है, लेकिन क्रिकेट भी एक बड़ी पॉपुलर स्पोर्ट है पाकिस्तान के अंदर। स्पोर्ट्स की जो एक वैल्यू है उसको कोई भी इग्नोर या निगेट नहीं कर सकता। देखिए, स्पोर्ट्स ज़रूरी नहीं है कि अगर आप स्पोर्ट्स खेलें तो आप स्पोर्ट्स मैन या स्पोर्ट्स पर्सन ही बने या स्पोर्ट्स वुमन बने, ज़रूरी नहीं है। स्पोर्ट्स जनरली हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा है। एक तो हेल्थ बेनिफिट्स, हमारी सेहत के लिए एक्सरसाइज करना, एक्टिव रहना एक बहुत अमेजिंग चीज़ है। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स खेलने से हमारे अंदर, स्पेशली जो यंग बच्चे होते हैं, उनके अंदर टीम वर्क, साथ साथ खेलना, एक डिसिप्लिन आता है, एक फोकस आता है। तो हेल्थ बेनिफिट्स के साथ डिसिप्लिन और फोकस भी आता है। प्लस आजकल के ज़माने में अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई करना है तो आपके वो ग्रेड्स तो देखते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हैं। इसीलिए तो आजकल जब आप किसी भी बच्चे का इंटरव्यू करते हैं या यंग स्टूडेंट से बात करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि जी हम पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम डिबेटिंग सोसाइटी का भी हिस्सा हैं, हम पोइट्री सोसाइटी जो है उसका भी हिस्सा है, ड्रामेटिक्स सोसाइटी का भी हम हिस्सा हैं। आपको बहुत से डिफरेंट जो एरियाज़ होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंदर आप बच्चों को प्ले अराउंड करते हुए और उसके अंदर अपने आप को एक्सेल करते हुए देखते हैं। एंड देन उसके साथ साथ स्पोर्ट्स का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान से बाहर जो बड़ी आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जब वो अपना दाखिला करा रहे होते हैं तो कभी कभी स्पोर्ट्स के ऊपर भी, अगर आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और आपकी अच्छी कारकर्दगी रही है, आप नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे प्ले करते रहे हैं, तो फिर आपको उनमें दाखिला मिल जाता है उसके बेस के ऊपर, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के ऊपर। सो स्पोर्ट्स की अपनी एक बहुत ज़्यादा वैल्यू है और मैं माँ बाप से स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी, बल्कि इल्तजा करूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों का रुझान स्पोर्ट्स की तरफ ज़रूर रखें। हम लोग आजकल एज पेरेंट्स मेन फोकस हमारा ये होता है कि हमारा बच्चा पढ़ ले, उसके ए स्टार्स आ जाए, हमारा बच्चा पढ़े, उसको टॉप ग्रेड्स आने चाहिए, फर्स्ट टॉप 3 के अंदर उसका नाम आना चाहिए। और जो बच्चे उस ज़ुमरे में नहीं आते उनको तो बिल्कुल ही माँ बाप स्पोर्ट्स और दूसरी चीज़ें नहीं खेलने देते, बिकॉज वो घूम के ये कहते हैं कि भाई तुम पढ़ाई पे तवज्जो दो। लेकिन पढ़ाई के अलावा भी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई की अहमियत नहीं है, पढ़ाई की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम सबको अपने बच्चों की तालीम के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन तालीम के साथ जब हम तरबियत की बात करते हैं तो उस तरबियत के अंदर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है स्पोर्ट्स का, और स्पोर्ट्स से जो आपके अंदर टीम वर्क और डिसिप्लिन आता है। देखिए, जब आप और बच्चों के साथ कोई गेम खेलते हैं तो आपकी उनके साथ एक दोस्ती होती है, आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन बनती है, आपकी एक मेंटल ग्रोथ होती है, आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ होती है। तालीम के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और बार बार मैं यही बात कहती हूँ कि देखिए, हर बच्चा जो है वो A+ A* स्टूडेंट नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर हर बच्चा A+ और A* स्टूडेंट होगा तो फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा? तो ये हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत, कोई ना कोई स्किल होती है, और अगर बच्चे यंग एज पे स्पोर्ट्स की तरफ आ जाते हैं तो उसका फ़ायदा और उसका सबसे मेजर बेनिफिट ये होता है कि आपको यंग एज पे ही पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर किस चीज़ का एप्टीट्यूड है। ज़्यादातर जो बड़े क्रिकेटर्स हमारे नज़र आए हैं और हमारे बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं, कुछ तो ऑफकोर्स स्पोर्ट्स की फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन में उनके अंदर एक डिज़ायर या एक नीड पैदा हुई स्पोर्ट्स की। अब आप देखें कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री में भी बहुत सी अब ऐसी लीग्स होनी शुरू हो गई हैं जिसमें हमारे जो मेल एक्टर्स हैं, और बल्कि मैंने इस पे उससे पिछले दिनों गिला भी किया कि भाई अगर मेल एक्टर्स क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं तो फिर जो ये लीग्स हो रही हैं उसमें फ़ीमेल आर्टिस्ट को भी मौका मिलना चाहिए, हमारे जैसे लोग भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। बट पॉइंट मेरा ये है कि काम, डे टू डे लाइफ, और उसके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। अब जैसे कि मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है गोल्फ़ खेलने का, एंड ही इज़ अ प्रॉपर गोल्फर। मेरा बेटा हमज़ा जो है
ही इज़ नॉट वेरी इनटू स्पोर्ट्स, लेकिन स्क्वॉश बड़े शौक से खेलता है और जब मौका मिलता है तो स्क्वॉश कोर्ट में जाके अपने कोच के साथ या बाकी लोगों के साथ स्क्वॉश ज़रूर खेलता है। इससे आपकी एक वो जो कहते हैं ना, एक आपकी स्ट्रेस रिलीफ भी हो जाती है। सो स्पोर्ट्स बहुत ही ब्रिलियंट एवेन्यू है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। आप देखें कि हमेशा जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कोई बीमारी या कोई इशू हो तो उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको कही जाती है वो ये कही जाती है कि जी आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, वर्जिश ज़रूर करें। अब हर बंदा जिम नहीं जा सकता और हर बंदा जिम जाना भी नहीं चाहता। आउटडोर स्पोर्ट्स अगर आप खेल रहे हैं या इंडोर स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं तो कम से कम आपको एक स्टिमुलेशन भी मिल जाती है, साथ साथ आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी हो जाती है और आपके जहन के नशोनुमा के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी एक बड़ी अमेजिंग एक्टिविटी है। मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे कहते हैं कि भाई अगर तुमने अपने फोकस को बेहतर करना है, जिसकी मुझे अक्सर प्रॉब्लम होती है, तो तुम गोल्फ़ खेलना शुरू करो। अब मुझे गोल्फ इंटरेस्टिंग नहीं लगता एज अ स्पोर्ट। मैंने फिर स्क्वॉश भी रिसेंटली ट्राई किया। मैं भी इवन एट दिस एज कोशिश कर रही हूँ कि किसी ना किसी ऐसे स्पोर्ट को टेक ऑन कर लूँ। पहले मैं वॉलीबॉल बहुत खेलती थी, नेट बॉल बहुत खेलती थी, बैडमिंटन बहुत शौक से खेलती थी। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप करते हैं ताकि आप एक कंप्लीट और फंक्शनल ह्यूमन बीइंग बने। सो स्पोर्ट्स को इतना लाइटली ना लें और सिर्फ टीवी की हद तक देखने तक उनको ना रखें। फ़िज़िकल स्पोर्ट्स में भी लोगों को इन्वॉल्व करें, बिकॉज देखें आजकल बहुत सी ऐसी स्पोर्ट्स आ गई हैं, इतने एवेन्यूज़ आ गए हैं कि एक्सप्लोर करें तो आप एक्सप्लोर करते रहेंगे और आपको नए एवेन्यूज़ मिलते चले जाएंगे। आप देखेंगे किसी भी एरिया में आप बॉडी बिल्डिंग में आगे बढ़ सकते हैं, पहलवानी में आगे बढ़ सकते हैं, कबड्डी में, क्रिकेट में, हॉकी के अंदर, स्क्वॉश, ये भी मैं आपसे बात करी थी, आप गोल्फ खेल सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं। इतने स्पोर्ट्स हैं, आप पे डिपेंड करता है कि किस एरिया के अंदर आपने खुद भी जाना है या बच्चों ने। फुटबॉल, अब फुटबॉल एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको सीरियसली भी नहीं खेल रहे, कैजुअली भी खेल रहे हैं, तो आप फुटबॉल के अपनी पूरी फैमिली के साथ खेल सकते हैं। इससे फैमिली की भी बॉन्डिंग बहुत बेहतर हो जाती है। सो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे पहलवानी की एंड वेट लिफ्टिंग की, बॉडी बिल्डिंग की, और वो क्यों करेंगे उससे रिलेटेड मैं भी आपको गाइडेंस दूंगी। लेकिन आपने प्रोग्राम का हिस्सा बना है तो 042992000628 पे आप कॉल कर सकते हैं। एंड मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे शेफ़ कोमल मलिक हमारा इंतज़ार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक कोमल, आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज आप हमें क्या बनाना सिखा रही हैं? वैसे हम पहलवानी की बात कर रहे हैं तो कोई प्रोटीन बेस्ड चीज़ बता दें तो क्या ही अब बात हम कबाब बना रहे हैं तो इसलिए आज हम बना रहे हैं सोसी कबाब, अफ़गानी सोसी कबाब। अच्छा जी, मैंने एक्चुअली कभी नहीं ट्राई किए। जी, तो ये क्या होते कैसे हैं? ये थोड़े से ग्रेवी में होते हैं। आप उसको वैसे भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। कबाब को फ्राई करके और एक टमाटो प्यूरी बनाकर उसके अंदर डिप करके और उसके साथ सर्व कर सकते हैं। वेरी नाइस। और फिर राइस के साथ खाते हैं? राइस के साथ खा लें, रोटी या के साथ अफ़गानी खा का लें, वो या जो आप होता खाली भी खा सकते हैं। ओके, चलिए रेसिपी की तरफ। जी, अफ़गानी सोसी कबाब के लिए आपको चाहिए गाय का कीमा 1 किलो, टमाटर ब्लेंड किए हुए 1 किलो, कटी प्याज 4 अदद, ब्रेड स्लाइस 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, पीसा गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, कुटा हरा धनिया 4 खाने का चम्मच, कुटी हरी मिर्चें 7 से 6 अदद, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, केचप 1 कप, चीनी आधा खाने का चम्मच, तेल फ्राई के लिए और कुटा लहसुन 1 खाने का चम्मच। इसमें सबसे पहले तो हम कबाब के लिए मिक्सचर तैयार कर लेंगे। उसमें आपने ब्लेंडर में कीमा ले लेना है, उसके अंदर आपने ब्रेड डाल लेनी है। ब्रेड क्योंकि हम प्याज इसमें डाल रहे हैं तो प्याज का पानी निकलता है, तो ब्रेड जब डालेंगे तो वो फिर स्टेबल हो जाएंगे और वो टूटेंगे नहीं। तो इसलिए अब इसमें ब्रेड डालेंगे, प्याज डालेंगे और नींबू का रस डालेंगे। इसमें आप साथ हरी मिर्चें और गरम मसाला डाल के ब्लेंड कर दें और इसको क्या कहते हैं कबाब की शेप बना के फ्राई कर लें। उसके बाद हम टमाटो प्यूरी पे चले जाएंगे। टमाटो प्यूरी के लिए आपको चाहिए कि आप ऑयल लें और उसमें थोड़ा सा लहसुन सौटे कर लें। लहसुन सौटे करने के बाद उसमें प्याज सौटे कर लें, कलर चेंज ना हो, बस थोड़ा सा सौटे करना है, ब्राउन नहीं करना। और उसके बाद आपने उसके अंदर टमाटो प्यूरी डाल देनी है। जब टमाटो प्यूरी थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए तो उसमें केचप डाल दें और उसमें अपना नमक डालना है और काली मिर्च डालनी है और दादरी मिर्च जो सी है वो डाल लें। और जब वो मसाला बिल्कुल सौटे हो जाए तो आप उसके अंदर कबाब डाल लें और 10 मिनट के लिए सिर्फ धीमी आंच पे रखते हैं, वो तैयार हो जाएंगे। अमेजिंग। और फिर राइस के साथ या बाय इटसेल्फ या विद। अब देखिए ना, अभी हम बिल्कुल ब्रेक के बाद जो है डिस्कस करेंगे हेल्दी डाइट, स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स या वेट लिफ्टिंग की तरफ जिनका रुझान होता है। अब स्पेशली मैं ये लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो प्रोटीन शेक्स और अजीबो गरीब किस्म के प्रोटीन पाउडर्स वगैरह आजकल लोग लेते हैं, ठीक है,
लोग उनकी बड़ी तारीफ़ भी करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट से भी मेरी बड़ी दफ़ा बात हुई है और उन्होंने कहा है कि उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन देखें, एक साल से दूसरे साल, बल्कि हर डेकेड कोई नई रिसर्च आ जाती है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक थी, वो नहीं लेनी चाहिए थी। सो आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ जाने से क्या बेहतर नहीं है कि हम नेचुरल प्रोटीन्स की तरफ जाएं और अपने बॉडी को एक हेल्दी जो है एक फंक्शनल हेल्दी वर्किंग मशीन की तरफ लेके जाएं। खैर, ये गुफ्तगू तो हम अभी ब्रेक के बाद करेंगे, लेकिन मैंने आपके साथ एक लेजेंड को ट्रिब्यूट पेश करना है और आज का प्रोग्राम जो हमने डिज़ाइन भी किया था उन्हीं को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए किया था। आज गामा पहलवान की डेथ एनिवर्सरी है। गुलाम हुसैन, जिन्हें गामा पहलवान कहा जाता था, ये पहलवानी की दुनिया का एक ऐसा बादशाह थे जिन्होंने मतलब आज तक इनकी तरह का पहलवान फिर हमने नहीं देखा। गामा पहलवान जब तक ज़िंदा रहे तो बेसिकली इनको कोई भी डिफीट नहीं कर पाया। गामा पहलवान का ताल्लुक़ जो है कश्मीरी पहलवानों के ख़ानदान से था। 10 साल की उम्र पे आपने पहलवानी के अंदर कदम रखा और आगाज़ किया। बड़े से बड़े पहलवान जो हैं वो गामा पहलवान के सामने आने से और उनसे मुकाबला करने से घबराते थे और आपने रुस्तमे हिंद और रुस्तमे ज़मान के टाइटल जो हैं अपने नाम की और उसके साथ साथ गोल्ड बेल्ट भी अपने नाम की। ऑल्दो पहलवानी की दुनिया के रोशन सितारे अब हमारे दरमियान नहीं हैं, बट आपकी मेमोरी जो है इस फ़न में कॉन्स्टेंटली जो है वो याद की जाती है। एंड गामा पहलवान को आज हम ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे अपने शो के थ्रू और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है ज़ैनब कोंदल ने। आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं और हमारे शो का रेगुलर हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ैनब, आज आपसे ज़रा डिफरेंट सी गुफ्तगू करनी है। नॉर्मली हम किसी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, जैसे किसी ग्रेन को पकड़ लिया, किसी सब्ज़ी को, किसी फल को, किसी प्रोटीन को और उस पर डिस्कशन किया, डेयरी की बात कर ली। आज मैं आपसे एक्चुअली डिस्कशन करना चाहती हूँ खुराक के ऊपर, लेकिन उस खुराक पे जो फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे बच्चे होते हैं, बहुत स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ बच्चे प्रोफेशनली स्पोर्ट्स भी खेल रहे होते हैं, जैसे कि स्कूल वगैरह में फिर वो कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा ले रहे होते हैं। स्विमिंग हो गई, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, बहुत से स्पोर्ट्स हैं। एग्जैक्टली। और देखिए, कोई भी स्पोर्ट जो है उसको स्पोर्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें भाग दौड़ और बहुत ज़्यादा वो बताती है अपने आप को बताती है। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर एक वो कैटेगरी है जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पीपल होते हैं, एडल्ट एज ग्रुप आ जाता है, मतलब 18 से बड़ी उम्र। फिर उसके बाद एक वो कैटेगरी होती है ऑफ पीपल जो जिम बहुत ज़्यादा जाते हैं, जिनकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट एक स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमन या स्पोर्ट्स पर्सन के जितनी ही होती है। तो ऐसे लोगों की खुराक कैसी होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें खानी है? अब जिस तरह हम बात कर रहे थे ब्रेक में कि जो पहलवान होते हैं वो सरदाई जो है बहुत पीते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं। लाइक यू नो, इस किस्म की चीज़ें जो हैं, क्या ये एक्चुअली हेल्दी हैं या ये हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर डालती हैं? देखिए, उस वक्त तो आपको रिजल्ट मिल रहा होता है, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म भी तो देखना है ना। आपने नोटिस की कि बहुत से जो स्पोर्ट्स पर्सन्स जिनका बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट वगैरह होती हैं, उनकी लाइफ स्पैन भी बड़ा शॉर्ट होता है, बहुत शॉर्ट होता है। मैक्सिमम देखें, अब लोग कॉन्शियस हो गए हैं, ख्याल करते हैं। 10 to 15 ईयर्स हुआ करता था पहले मैक्सिमम, और टाइम ड्यूरेशन ख़त्म, और उसके बाद रिटायर्ड लाइफ में यही दर्दें और सब कुछ चल रहा होता था। अच्छा, अगर बच्चों की से स्टार्ट करते हैं हम, जब एक बच्चे को हम देखते हैं कि उसको किसी स्पोर्ट्स में या किसी खेल में या कुछ करने में मज़ा आ रहा होता है ना, हम उसको बजाय सपोर्ट सिर्फ करने के, हमें चाहिए कि हम उसके खाने में भी उसको सपोर्ट करें। एक होता है सिर्फ सपोर्ट कर देना कि जाओ तुम खेलो जाके, एक होता है उसकी डाइट को रेगुलेट करना ताकि वो प्रॉपर तरीके से खेल सके। अगर आपका बच्चा एक प्रॉपर डाइट लेता है तो वो आप समझे 2 से 3 घंटे आराम से गेम कर सकता है। लेकिन वही बच्चा अगर खाना अच्छा नहीं ले रहा, उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, तो वो मैक्सिमम आधा घंटा 1 घंटा अपनी गेम करेगा और उसके बाद वो थक जाएगा इतना ज़्यादा कि उसकी लाइफ जो है आप समझ लें वो बड़ी हेक्टिक हो रही होगी और वो उसको लेके नहीं चल पा रहा होगा। ज़ैनब, मैंने तो आजकल इतना ज़्यादा ये कॉमन होना शुरू हो गया है कि
नहीं हमारा बच्चा जो जी नाश्ता करके नहीं जाता, तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि इट्स ओके नहीं नाश्ता करता, और बड़े तो प्राउडली कहते हैं कि बच्चा तो नाश्ता ही नहीं करता है, बट स्कूल में हम उसको लंच बॉक्स दे देते हैं। अब बात ये है कि उसने 3-4 घंटे जो पहले पढ़ाई के करने हैं और उसके बाद ब्रेक आनी है, उन 2-3 घंटे में उस बच्चे ने रिटेन क्या करना है। exactly. और फिर अगर वो बच्चा स्कूल में स्पोर्ट्स भी खेलता है और ब्रेक में भी अगर भाग दौड़ करता है, और देखें आजकल तो कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल ही स्पोर्ट्स खत्म कर दी, और बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो बड़ा एक्टिवली उसको लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स और ये वो, और फिर बहुत से लोग। अच्छा, जो बच्चे घर से नाश्ता नहीं करके निकलते, बड़े बच्चे बूढ़े सबकी बात कर रही हूँ, जो बच्चे स्पेशली हम कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, डल हैं, पढ़ते नहीं हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं क्लास में करते, वो वही बच्चे हैं जो घर से नाश्ता नहीं करके आते। क्योंकि नाश्ता जो है वो आपको एक इंस्टेंट एनर्जी देता है, एक सोर्स ऐसी देता है कि आपका ब्रेन बूस्टअप हो जाता है और आप कुछ भी उसके अंदर एब्जॉर्ब उसके बाद करा सकते हैं। अब जो बच्चा, जैसे आपने कहा, गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, 4 पीरियड्स ऑलमोस्ट गुजर गए, 2-3 घंटे हो गए, लंच ब्रेक में बच्चों को हमेशा ये होता है हम जाएं खेलें, बाहर जाएं खेलें, कभी भी नहीं खाता। या फिर खाना भी अगर उन्होंने है तो कोशिश ये होती है कि कैंटीन या वो वाली चीज खाएं। और जिन स्कूल्स ने रेगुलेट कर दिया और वो खुद लंच देते हैं बच्चों को, आपको पता है वो वाला लंच अक्सर बच्चों को पसंद नहीं आता, या वो खाते नहीं है, या लाइक ये वाले बड़े इश्यूज आ जाते हैं। बिल्कुल। और उस चीज़ में बच्चा क्या है, सुबह से भूखा, तकरीबन 2-3 बज जाते हैं घर आते, तब तक वो भूखा ही रहता है। अब अगर आप उस टाइम पे उसको कुछ बहुत हेल्दी भी दे देंगे तो उसके पूरे दिन की वो कोप अप नहीं कर पाएगा न्यूट्रिशन को। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़े से जो ऊपर आ जाते हैं बच्चे, जैसे हम समझ लेते हैं ऑलमोस्ट 10+ में, वो बच्चे जो हैं उनको थोड़ी बहुत सेंस आनी शुरू हो जाती है, वो खाना खाते हैं, डिमांडिंग होते हैं, घर से मांगते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो मेरे पास बच्चे क्रिकेट जो खेल रहे होते हैं, मोस्टली हॉकी खेल रहे होते हैं, वो अपने डाइट प्लान्स लेने जब आते हैं तो आप यकीन करें उनके मसल्स टीयर हो चुके होते हैं, हड्डियाँ 3-4 जगह से टूट चुकी होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ली, भाग दौड़ वो वैसे ही कर रहे हैं। आजकल ज़ैनब जो बच्चे स्पोर्ट्स भी नहीं खेल रहे, जो सिर्फ भाग दौड़ करते हैं, हर दूसरे बच्चे की हड्डी टूट जाती है। True, हम लोग कितना कितना खेलते हैं, आप तो अभी भी बहुत छोटे हो, बट द पॉइंट इज आई रिमेंबर आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, हमें बता रही थी बैडमिंटन, नेटबॉल, वॉलीबॉल, हम ये तीनों स्पोर्ट्स में ये खेलती थी और प्रॉपर हम लोग खेलते थे, और स्विमिंग भी करती थी। ये चारों चीजें रेगुलरली मैं करती थी, और बात ये है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हड्डी टूट गई। और बैडमिंटन खेलते हुए और नेटबॉल खेलते हुए, वॉलीबॉल तो आप इतने गिरते हो, बिल्कुल ऑब्वियसली आपने बॉल को करना है, इतना ज्यादा गिरते थे, कभी ये नहीं हुआ कि हड्डी टूट गई, इतनी कमजोर हो गई बॉडी। एग्जैक्टली, उस खेल खेल के भी और खा खा के भी एक प्रॉपर आपने उसको लेके चलना है। अब हम लोग गलती जो करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा ये करते हैं कि हम लोगों को एक बड़ा कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि जी प्रोटीन डाइट हमने लेनी है। इफ़ वी आर डूइंग अ वेट लॉस जर्नी, हम जिम जा रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन ही हमने खाते चले जाना है। अब प्रोटीन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे मसल्स के वियर एंड टियर में हेल्पफुल है, लेकिन हमारा जो मसल है उसकी बिल्डिंग में, बॉडी को एनर्जी डेवलप करने में और भी बहुत सारी चीज़ों ने हेल्प आउट करना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। जब तक आप कार्ब्स बॉडी में नहीं डालेंगे आप कुछ नहीं कर पाते। आपने सिर्फ प्रोटीन खाते गए तो बॉडी में मसल्स की प्रॉपर शेप नहीं बनेगी। हम बेसिकली जब भी जिम कर रहे होते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, रेसलिंग कर रहे होते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हमारा मसल ये है, मसल टियर होता है, ठीक है। अब उसने ऐसे जुड़ना है, ऐसे जुड़ना है, ऐसे जुड़ना है, क्या उसने शेप बनानी है, वो आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है। हम लोग करते क्या है, हम लोग मैक्सिमम फोकस अपनी करते हैं अपनी गेम, अपने जो है वो जिम पे, मैक्सिमम हम ये कर रहे होते हैं। डाइट 80% रोल प्ले करती है आपकी बॉडी ने किस शेप में जाना है। अच्छा, आपने एक और चीज़ नोटिस की है कि बच्चे या तो अपनी वीडियो गेम्स प्ले, जो हम बात कर रहे थे कि अभी आप कह रही थी कंसोल्स वगैरह, मैं उस बात को एक्चुअली इग्नोर नहीं करना चाह रही, मैं चाहती हूँ कि हम उस चीज़ पे भी बात करें। या तो वो एक एक्सट्रीम है, या दूसरा एक्सट्रीम ये है कि स्पोर्ट्स खेलते हैं, सारा कुछ करते हैं, उसके बाद घर आके वही गैजेट्स पे चढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। सो व्हाट इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी, हमारा ये होता था कि हम अपनी जो भी स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे होते थे स्कूल में और फिर घर आके भी, उसके बाद हम घर में भी एक्टिव रहते थे। एग्जैक्टली। अब हो ये रहा है कि या तो बहुत एक्टिव है या बिल्कुल डाल, या गेम के ऊपर बैठे हुए हैं। इसमें थोड़ा सा कसूर नहीं, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा कसूर कहूँगी पेरेंट्स का है। हमारे पेरेंट्स में, मेरे तो घर में खैर अभी भी यही है कि जैसे ही बाहर से आए हैं, आते ही पूरे दिन की स्टोरी सुना रही होती हूँ मैं। क्यों?
क्योंकि पेरेंट्स सुनते हैं, टाइम देते हैं। हमारे पेरेंट्स जो आजकल हैं, सॉरी टू से, उनके पास बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है, वो अपने गैजेट्स में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। उनको अपने लिए टाइम चाहिए कि हम ये देख लें, हम ये कर लें, बच्चा क्या कर रहा है वो जो मर्जी करे, वी डू नॉट हैव एनी कंसर्न्स। तो फिर बच्चा भी यही कहेगा। एक सर्टन एज होती है जब तक बच्चा आपसे आपकी अटेंशन मांगता है, उसके बाद वो आपको छोड़ देता है। जाहिर ही बच्चा टीनेज में आके, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आके कहता है कि भाई ठीक है हम उधर बात करेंगे जहाँ पे हमें लिफ्ट मिलेगी, और उस एज पे उनको वैसी प्राइवेसी चाहिए होती है। और वो एज होती है जब माँ बाप की जरूरत होती है कि उनको पता रहे कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। आपने छोटे होते हुए बच्चे की बात नहीं सुनी, जब वो मामा 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 आपको कह रहा है या बाबा 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 आपको कह रहा है, सॉरी, सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है। एग्जैक्टली माँ और बाप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को कुछ देर के लिए तो फोकस्ड अटेंशन देना। बिल्कुल। हर रोज अगर हम 10-15 मिनट भी अपने बच्चों को दे देते हैं गुफ्तगू के, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनके साथ मतलब आप किताब पढ़, अगर बुक रीडिंग भी कर रहे हैं वो भी एक अच्छी चीज है, लेकिन उस वक्त भी आप कोई और एक्टिविटी कर रहे होते हैं 10-15 मिनट। आप बुक बेटे रीडिंग क्या कर रहे हुआ हैं ना, स्कूल में, आप क्या बच्चे के साथ बुक शेयर करें। आप अगर गेम बच्चा खेल रहा है, आपको नजर आ रहा है कि वो खेल रहा है, आप उसके साथ वो गेम शेयर करें, बच्चे को पता चले कि यार मेरा माँ मेरा बाप मेरे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। आप अलग जिम जा रही हैं, हस्बैंड अलग जिम जा रहा है, बच्चा अलग जिम जा रहा है, या अलग अपनी अब अगर ये तीनों लोग मिल के फुटबॉल खेल लें, एग्जैक्टली देखिए खवातीन, अगर हम सॉरी अब खवातीन कहेंगे हम तो क्रिकेट नहीं खेलती हैं, हम तो फुटबॉल नहीं खेलती, अगर आप जिम जाके एक्सरसाइज कर सकती हैं तो फिर आप अपने बच्चे के साथ भी लॉन में या खेल सकते हैं। और बाय द वे लॉन नहीं है तो हजारों पार्क्स हैं, और एक ये बड़ी अच्छी बात है एटलीस्ट लाहौर की, कराची की, इस्लामाबाद के पार्क्स बहुत से हैं, आप बच्चों के साथ जा सकते हैं, वहां पे कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। अच्छा और कुछ नहीं तो आप पार्क में एक्सरसाइज कर लें, आपका बच्चा झूले पे खेल ले, कम से कम आप एक स्पेस में तो हैं। आप उसको देख सकते हो, बच्चे को पता होता है कि ये मेरे साथ है, ये कर रहा है, और तभी आप बच्चे की खुराक और चीजें मॉनिटर कर सकते हैं ना। बिल्कुल। और उसके साथ दूसरी गलती जो हम ये करते हैं कि जब बच्चा खेलने चला गया, बच्चे को ना हम साथ सादा पानी नहीं देते, उसमें कुछ डाल के देना तो एक अलग बात है। भाई देखिए, मुझे तो आज भी ये चीज़ हैरान करती है जब लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे पानी नहीं पीते। मेरे बच्चे बहुत पानी पीते हैं, क्योंकि जैसे ही पानी आप 4 मंथ्स पे या 6 मंथ्स पे बेबी के स्टार्ट कर देते हैं, हमजा जब छोटा था तब 4 मंथ्स पे स्टार्ट कर देते थे अगर बच्चा आपकी फीड पे है, और अब कहते हैं कि 6 मंथ्स पे, तो हसन और नूर की बारी 6 मंथ्स पे जब इन्होंने पानी रेगुलरली पीना शुरू किया तो मैं हर वक्त उनकी पानी की बोतल उनके साथ रखती हूँ। हमजा घर से नहीं जाता, 17 ईयर्स का है, अपनी वाटर बोतल के बगैर नहीं वो जाता। सेम ये खुद मांगता है। किसने डेवलप की हैं? माँ ने डेवलप की हैं, आपने डेवलप की हैं, मेरी ने की हैं। तो मैं आज भी जब निकलती हूँ पानी साथ लेके चल रही होती हूँ। यहाँ सेट पे भी सबको पता है, जब भी मैं आती हूँ आते पूछ होते हैं चाय कॉफी कुछ, पानी दे दे। क्यों? क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को रेगुलेट करता है, आपके मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है। हम हर चीज पे फोकस करते हैं, पानी पे नहीं करते। लेकिन सिर्फ पानी नहीं हो सकता, हाँ, उसके अलावा मुझे अब बताएं न्यूट्रिशनली, आपने कहा नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बच्चों के बिल्कुल नहीं कॉम्प्रोमाइज करना। स्पोर्ट्स खेलें या ना खेलें ये एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन, बिल्कुल, वो तो आपने नहीं कॉम्प्रोमाइज। अगले स्टेप पे आते हैं, बच्चों का ग्लूकोज लेवल यानी हाइड्रेशन लेवल जो है वो मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़ों बूढ़ों तक में। आप देखें जैसे ही सीजन बदला है, हम सबके लिप्स देख रहे हैं बहुत ड्राई हैं, फटे हुए हैं, कोई हालात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पानी नहीं पी रहे। सिंपल, बाहर से नहीं खरीद सकते हम। अच्छा जब खरीदने पे आएंगे ना, हम बड़ी बड़ी बॉटल्स बाहर से खरीद रहे होंगे, स्पोर्ट्स ड्रिंक खरीद रहे हैं, हमारी एनर्जी ड्रिंक्स हम बाय करके पी रहे हैं। घर पे बना लो, स्कंजवी बना लो, पुदीना डाल के पानी बना लो, कुछ नहीं करना, खाली नमक चीनी डाल के उसको ग्लूकोज ORS बना लो, वो पी लो घर पे। वो ही आपके मसल्स में वाटर लॉस नहीं होने देता। जब वाटर की रिटेंशन नहीं होती बॉडी में, आप हमेशा एक तो लगते अच्छे अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा ये एक बिलीफ है कि ORS की आपको ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके जिस्म से नमकियात निकल रही होती हैं और आप अपने आप को हाइड्रेट नहीं कर रहे होते और खा पी नहीं सही रहे होते, जैसे कि डायरिया के केस में, पेट खराब होने के, वॉमिटिंग के केस में होता है। अब हमने ORS को एक फॉल बैक बना लिया है क्योंकि हम पानी नहीं पीना चाहते जी। सो मेरी तो रिक्वेस्ट फिर भी यही होगी कि भाई बच्चों को कंसिस्टेंटली पानी पिलाएं, दिन में 3 दफ़ा खाना खिलाएं और एटलीस्ट दिन में 1 या 2 उनको स्नैक्स दें ताकि बच्चों की प्रॉपर नशोनुमा तो हो। और बच्चों को बड़ी छोटी एज से जो है ना, चिया सीड्स तो लंगे पे ज़रूर लगाना चाहिए। एक तो वो आपकी बोन की बिल्डिंग पे बड़ा हेल्प करता है, दूसरा बोन्स की, जैसे हम आजकल, मेरा नहीं ख्याल कि 14 के बाद ही
मैंने बहुत सारी बच्चियों में और बच्चों में ये सुना है, घुटनों से आवाज़ आ रही है, कमर में दर्द हो रही है, क्यों हो रही है? अच्छा, मैंने क्योंकि friction साबूदाना बड़ा खत्म है। खिलाया बच्चों को। साबूदाना इज़ वेरी गुड, वो चीज़ भी आप ले सकते हैं। मैंने चिया सीड्स जो तुम्हें लगा इसलिए एक इजी ऑप्शन दे दिया कि बाहर निकल रहा है उसकी पानी की बोतल में डाल दें, वो साथ ले जाए, गेम करते हुए नहीं वैसे पीते हैं ना, देखो जान, अब नाउ आई एम अ पेरेंट, यू आर नॉट, तो मैं एज अ मदर आपको बता रही हूँ कि इट्स इजी टू से दैट, लेकिन करना मुश्किल होता है। अब जो हार्डकोर स्पोर्ट्स में बच्चे होते हैं वो तो फिर भी थोड़ा बहुत मान जाते हैं, लेकिन जो बच्चे स्पोर्ट्स वैसे एक्टिव बच्चे होते हैं, वटेवर आप उनको तुम लगा डाल के दें, वो पानी भी नहीं पियेंगे जो पीने वाला होगा। वो अपने सामने पिलाएं उनको, एक चम्मच से शुरू कर लेना, ज़्यादा ना दें, एक चम्मच से शुरू कर लें, आहिस्ता 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 आहिस्ता। अच्छा, लेट्स वाइंड अप द बच्चों वाली, बिकॉज मैंने अब एडल्ट्स की तरफ भी आना है। अच्छा, आपने कहा कि हाइड्रेशन भी ठीक होनी चाहिए, नाश्ता ज़रूर करना चाहिए, लेकिन खुराक में क्या देना चाहिए? उनको नट्स ज़रूर दें जिसके अंदर सारे नट्स हों। अंडा उनकी डाइट में लाजमी डेली ऐड करें। हम अक्सर बच्चियों को स्पेशली नहीं देते अंडा, ये ऐसे हो जाएगा वैसे, बड़े मिसकंसेप्शंस हैं, छोड़ देते हैं उस चीज़ को। अंडा डेली बेसिस पे ज़रूर दें, जिस मर्ज़ी फॉर्म में दें। उसके अलावा नट्स ज़रूर इंक्लूड करें, रोटी उनको ज़रूर खिलाएं और सब्जियां सारी उनको इंट्रोड्यूस ज़रूर कराएं। अगर वो किसी से एलर्जिक है तो वो छोड़ दें। दालें ज़रूर उनको खिलाएं, सिर्फ रोटी के साथ ही नहीं, दालों के सूप बना के आप उनको पिला सकते हैं। बिल्कुल थोड़े थोड़े से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता वो उस चीज़ पे लग जाता है। और दालों का सूप इतना मज़े का बनता है। भाई अगर बच्चे दाल चावल खा लेते हैं तो दाल का सूप भी पी दाल सकते का सूप भी पी हैं। और सकते हैं। एक बड़ा हेल्दी ऑप्शन होता है, आप दाल का सूप बनाएं, अब 1 कप बच्चे को दिन में पिला दिया करें या हाफ कप पिला दिया करें, और उसको बनाएं यखनी के अंदर। दाल का सूप बनाएं, लेकिन जो उसके अंदर आपने लिक्विड डालना है उसको पकाने के लिए, वो आप यखनी डाल दें, और यखनी भी खुद निकालिए हुई घर पे। हाँ, दैट्स ट्रू, ये सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि आजकल हम ना बहुत ज़्यादा जो है वो क्यूब्स की तरफ और पाउडर्स की तरफ चले गए। देखिए फ्लेवर के हद तक तो ठीक है, वो फ्लेवर ज़रूर ऐड कर देती है, लेकिन हेल्थ, ग़िज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि जस्ट बिकॉज किसी चीज़ का फ्लेवर किसी चीज़ से मिलता है, उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें उतनी ही ग़िज़ाइयत हो, राइट? तो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़, जैसे कि 13-14 साल की एज के बाद जब आप बच्चे वाले कैटेगरी से निकल जाते हैं, एडल्टहुड की तरफ जा रहे होते हैं, वो लोग जब बहुत स्पोर्ट्स खेलते हैं, बहुत जिम करते हैं, उन लोगों को किस किस्म की खुराक लेनी चाहिए, ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम और ज़ैनब कोंदल हमारे साथ हैं, और अभी हम बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन कर रहे थे खुराक से रिलेटेड। अभी मैं यही कह रही थी, मैंने कहा ज़ैनब ऑन एयर बड़े आराम से कह देती हो कि ये भी चीज़ खानी है, वो भी चीज़ खानी है, ये भी करना है, वो भी करना है। बच्चों को खिलाना इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन ज़ैनब का भी एक पॉइंट वैलिड है, जिस चीज़ की आदत डालेंगे वो डल जाएगी, छोटी एज पे डालेंगे वो डल जाएगी। अब जो नहीं आदत डाल पाए वो क्या करें? आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ इंट्रोड्यूस कराएं। बच्चा यूजुअली किसी भी नई चीज़ को पहली दफ़ा रिजेक्ट ही करता है, 2, 3, 4 दफ़ा ट्राई कराएंगे। अब मुझे याद है, मैं छोटी थी, मुझे भिंडी से नफरत थी, मुझे बैंगन बहुत बुरा लगता था, वो लिज वाली कोई भी चीज़ होती थी मुझे बुरी लगती थी। वेल हाँ, आई लव बैंगन, आई लव भिंडी। बात यह है कि उसको थोड़ा सा मैंने अपने जायके के हिसाब से ऑल्टर कर लिया। ये अब वो जो बिल्कुल आधी वो जो कटी हुई भिंडी जो जिसमें लेस होती है वो मेरे से नहीं खाई जाती। आई लाइक इट लिटिल बिट मोर फ्राइड। ठीक है, उसमें ग़िज़ाइयत ज़रा कम हो जाती है, बट एटलीस्ट मैं इस तरह खा तो लेती हूँ। एग्जैक्टली, ये वो बात है जैसे जो सब्जेक्ट टीचर हमें पसंद नहीं होता, वो सब्जेक्ट हम पढ़ते ही नहीं है। ये वही चीज़ है जो सब्जेक्ट की तो गलती नहीं है ना, एग्जैक्टली दैट्स द डिफरेंस। टीचर की गलती है और पकाने वाले की गलती है जिससे सही नहीं बनाया उसको पकड़े। वेरिएशंस, राइट? एग्जैक्टली। भिंडी के अंदर इतना फॉलिक एसिड है, बच्चियों के लिए तो बच्चियों और बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भिंडी का एक छोटा सा फ़ायदा आपको बताऊं, जिस बंदे की बॉडी में हम कहते हैं इंसुलिन लगाओ, ग्लूकोज बहुत राइज करता है, अगर वो डेली बेसिस पे सिर्फ भिंडी का इस्तेमाल कर ले, उसकी शुगर कभी भी नहीं बढ़ेगी, बॉडी से ख़त्म हो जाएगी शुगर। बिल्कुल। अब आ जाते हैं, क्योंकि हमने इस मरहले सेगमेंट के बाद फिर आगे बढ़ना है, हमारी मुलाकात होनी है विद स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, स्पेसिफिकली हम पहलवानों से बात करेंगे। और माशाल्लाह जी, नहीं देखिए, हम जब ट्रिब्यूट पेश करते हैं ज़ैनब,
इतने डिफरेंट किस्म के लोगों को, तो गामा पहलवान एक लेजेंड है। बिल्कुल, सो ट्रू। उनको भी वो भी ट्रिब्यूट उतना ही डिजर्व करते हैं जितना कोई और पर्सनालिटी डिजर्व करती है। देखिए, जिसने भी हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है या हमारे मुल्क का नाम रोशन करने के लिए अभी भी एफर्ट्स करें, उन सब लोगों को हम वेलकम करते हैं। बिल्कुल। और हम क्यों ना उनको क्रेडिट दें। देखिए, हम पहलवानी को कूल नहीं समझते। It is cool by the way. नहीं, इट इज कूल बट इट इज, मतलब वो जो कहते हैं ना कि उसको गांव देहातों की चीज हाँ, समझा जाता है। बिल्कुल। कबड्डी को भी द सेम थिंग। लेकिन बात ये कि ये हमारे कल्चर का, हमारे खित्ते के बड़े मेजर स्पोर्ट्स हैं। बिल्कुल, ये समझना बड़ा इम्पोर्टेंट। और आप मॉडिफाई भी बहुत हो गए हैं ये हाँ, sports। बहुत। अच्छा, और लेकिन मजा खैर आता उस है। पे हम मैं उनसे बात करूंगी। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं, जो स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा, जिनके जिस्म में वेयर एंड टेयर बहुत होता है, हड्डियां नहीं टूटती लेकिन वेयर एंड टेयर ऑफ कोर्स हो रहा तो होता वो क्या करें? सबसे पहली गलती जो बहुत सारे जिम गोइंग पर्सन्स और इवन जो गेम कर रहे होते हैं वो लोग करते हैं, वो ये है भूखे पेट जो है एक्सरसाइज करना, भूखे पेट रनिंग करना। पता नहीं ये कॉन्सेप्ट उनमें कौन डेवलप करता है, आई डोंट नो। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों में ये चीज़ देखी है कि क्या हो रहा है, सिंपल घर से निकल जाते हैं सुबह उठते ही बगैर इवन पानी सिर्फ कंज्यूम करते हैं। अब जो बंदा सिर्फ पानी पी के एक्सरसाइज कर रहा है वो क्या ही एक्सरसाइज करेगा। और आपने जो खाया पिया है एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद, वो बहुत मैटर करता है। सवाल, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर आपने वेट लॉस में बेहतरीन रिजल्ट्स लेने हैं तो सुबह खाली पेट, मतलब पानी पीते रहें ऑब्वियसली, बट खाली पेट आप एक्सरसाइज करें और फिर उसके बाद आपने जो ब्रेकफास्ट वगैरह और ये वो चीज़ें करनी है थोड़ी सी 15-20 मिनट वो के बाद। एक्सरसाइजेस सिर्फ वो होंगी जिसमें कार्डियो आएगा, योगा आएगी या मेडिटेशन आएगी। यू कैन नॉट डू वेट लिफ्टिंग। अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो अपने मसल्स को क्या दे रहे हो? मसल्स में कुछ भी नहीं जा रहा, तो वो आपके मसल्स सिर्फ टूट जाएंगे। कार्डियो से मुराद रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, सिंपल एक्सरसाइजेस, वॉक हो गई, लंजेस हो गए, स्क्वाट्स हो गए, प्लैंक हो गया, जो छोटे मोटे हम कर लें। लेकिन अगर आप ये कहें कि 1 घंटा मैंने वॉक करनी है या मैंने अपनी एक्सरसाइज करनी है और बगैर कुछ खाए पिए करनी है, मुझे यहाँ पे कुछ गलतियाँ नज़र आ रही हैं कुछ लोगों की कुछ करनी है तो वो ज़रा ज्यादती हो जाएगी। शायद मैंने ये किया हो वेट कम करते हुए, लेकिन वही वाली बात हुई ना व्यूअर्स के, हर 2-3 हफ्ते के बाद गिटे गोडों में दर्द शुरू हो जाती थी। यू सी, आपके मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और फिर आपको वो वाली दर्दें होती हैं जो शायद आपको 60 साल की उम्र पे होनी चाहिए। अच्छा, मैं छोटी छोटी टिप्स बता देती हूँ। जो सुबह उठते ही लोग बहुत ज़्यादा खा के नहीं जिम कर सकते, वो क्या करें? अच्छा, 2 बनानास खा लें, 2 केले, ठीक है, 1 सेब के साथ पीनट बटर ले लें, ठीक है, पीनट बटर की 1 चम्मच आप ले लें सेब के साथ। उसके अलावा जो है आप इस्तेमाल कर लें इसका, बादाम का इस्तेमाल कर लें, नट्स ले लें, खजूरें ले लें, किशमिश ले लें, इंजीर ले लें। ये वो चीज़ें जो कितने खजूर ले इंस्टेंट सकते हैं एक टाइम? 4 से 5 खजूरें। अगर आपने जिम प्रॉपर करना है, वॉक एक्सरसाइज करनी है, तो आप 4 से 5 खजूरें एक टाइम पे लेकिन खा फिर सकते हो। वजन कैसे कम होगा? देखो, मैं एक बड़ी लॉजिकल जो बात आपसे, खजूर है ना, वो नेचुरल स्वीटनर है। वो आपका अगर शुगर लेवल्स चॉकलेट खाने से या मीठा चीनी खाने से यहाँ स्पाइक करता है, तो खजूर खाने से सिर्फ यहाँ जाता है। देयर इज़ अ हेल अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जब खजूर को हम मोस्टली खाते कैसे हैं? दूध में डाल के। खजूर जब दूध में डलती है तो वो हमें मोटा करती है, क्योंकि वो बहुत सारे फ्रुक्टोज लैक्टोज मिल के हमें मोटा कर रहे बेड़ा होते गर्क कर देते हैं। हैं। खाली खजूर अगर आप खा रहे हो तो वो सिर्फ आपकी बॉडी को बूस्ट करती है। ओके। और जैसे ही आपने जाके अपनी एक्सरसाइज की जो है वो शुरू की मेहनत, तो वो आपकी जो है मेहनत काम आई। बाय द वे, मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी व्यूअर्स को कि कुछ हफ्ते पहले मुझे ज़ैनब ने यही बात की कि खजूर जो है खा लो, अगर तबीयत ख़राब हो रही है, घबराहट हो रही है, ब्लड शुगर आपकी, अगर आप वो लो ब्लड प्रेशर टाइप वाली फीलिंग हो रही है, ऑब्वियसली बिकॉज आई एम नॉट डायबिटिक, सो इस वजह से मैं इनकी बात जब सुनी तो वही 4 या 5 खजूर जब मेरी तबीयत इस तरह की हो रही होती है मैं खा लेती हूँ। एटलीस्ट जो Body एकदम बंदा ऐसे चीनी boost हो खा रहा जाती होता है या दूसरी चीज़ें खा रहा होता है, उससे तो 1000 गुना बेहतर आई है। हैव सीन पीपल जो जाके फौरन नमक मुंह में डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं। खजूर, इंजीर, किशमिश, ये तीनों ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो इंस्टेंट आपको एनर्जी देते हैं। अच्छा, वो लोग जो कुछ भी नहीं खाना चाहते, वो इंस्टेंट बूस्ट कहाँ से दें बॉडी को? ब्लैक कॉफ़ी जो है वो आपकी बड़ी हेल्पफुल हो सकती है। वो एकदम से आपके मसल्स को एक कह लें कि रेडी कर देती है एक्सरसाइज के लिए। लेकिन वही बात, एक्सेस में ना जाएं। उसका एक छोटा सा 1/4 कप पी लें और रोज़ भी ना पिएं। बड़ी गर्मी आ रही है आगे, तो कभी कभी उसका इस्तेमाल करें, बाकी चीज़ें खाएं। अच्छा, अब एक और बात जी, ये तो हो गया सुबह का। अब जो स्पोर्ट्स या बहुत ज़्यादा हार्डकोर ट्रेनिंग वगैरह की तरफ जाते हैं, वो दिन में 2-2 3-3 दफ़ा एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल। वो
हर बार एक्सरसाइज से पहले ये चीज़ करें जो आप कह रहे हो? हर बार ना करें। अच्छा आप ये देखिए, एक्सरसाइज करने से पहले अगर इम्पॉर्टेंट है ना, तो एक्सरसाइज के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बंदा सारा दिन खाना ही खाता रहे। एक्सरसाइज के अगर आप फौरन बाद ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर अंदर खाना खा लेते हैं ना, तो जितना वेयर एंड टीयर बॉडी में हुआ है ना, वो रिपेयर हो जाता है। ठीक है। अब उस टाइम पे क्या खा सकते हो? सरदाई पी जा सकती है, कुछ बड़ा सरदाई पी जा। अच्छा, क्योंकि मुझे ना सरदाई नॉर्मली लोग नहीं पीते। चीनी ना डालें उसमें। नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ सरदाई नॉर्मली मैंने देखा है कि आप पहलवानों में और गांव वगैरह में पी जाती है। पाकिस्तान, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद, मुल्तान इतने ज़्यादा नहीं हम देखते। अच्छा, सरदाई और बेसिकली पहलवान तो सारा दिन पीते हैं। बिल्कुल, वो एक तो ठंडी बहुत होती है, आपकी बॉडी को हीट अप नहीं होने देती। दूसरा, आपकी बॉडी में जितनी वेयर एंड टेयर हम कह रहे हैं, जितने मसल्स। सरदाई में होता क्या क्या है? सरदाई में अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं, बादाम को आप अच्छी तरह वो कर लेते हैं, पीस लेते हैं, घोट लेते हैं, जिसको हम कहते हैं। ग्राइंडर में ना करें, इसका जो एक वो बड़ा वो होता है ना, एक बाउल टाइप में, जिसमें वो क्या कहते हैं उसको, चट्टू बट्टा। एग्जैक्टली, उसका एक वो बट्टा वट्टा। हाँ, उसमें कर लें उसको, बादामों होता भी वट्टे की तरह ही है अगर वो मिट्टी वो पत्थर का होता है। हाँ एग्जैक्टली। आजकल की वो जो लकड़ी वाले में बिल्कुल नहीं पसंद। लकड़ी वाले तो मजा ही नहीं आता। एग्जैक्टली वो एक या तो देखते हैं बंदा को, घर में बच्चा तंग कर रहा तो बंदा धमकी भी दे सकता है कि मैं ले आऊंगी। हाँ, ले आऊंगी। उसमें बादामों को कर लें अच्छी तरह, उसके अंदर डिफरेंट सीड्स अक्सर लोग ऐड करते हैं। अब ये वेरी करेगा हर चीज़ बंदे के उस पे, ठीक है, स्टाइल पे। 4 मगज़ उसके अंदर डाल लें, उनको भी उसी तरह से घोट लें और उनको बादामों में दूध में ऐड कर लें और डायरेक्टली आप कंज्यूम करें। ये उन लोगों का है जो वेट भी अपना बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहते और स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। बना लें, स्किम मिल्क में बना लें। ठीक है। अब वो लोग जो चीनी बहुत ज़्यादा डाल के पियेंगे, सॉरी टू से, वो शक्कर डाल लो या शहद डाल लो और कम डाल लो। हाँ, कुछ कम कर लिया जाए ताकि वेट भी बहुत ज़्यादा पुट ऑन ना हो। और अच्छा, हम कंपैरिजन करते हैं अपना उन लोगों के साथ, हो सकता है वो पता नहीं कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हो बंदा और हम उतनी ना कर रहे हों। इवन स्पोर्ट्समैन भी जो होते हैं या स्पोर्ट्स गर्ल्स जो होती हैं या लेडीज़ जो होती हैं, वो एक दूसरे के साथ बड़े इन कॉम्पिटिशन होती हैं, लेकिन स्टिल कई उनमें से भी बड़ी तेज़ होती हैं जो चोरी भी कर रही होती हैं जाके अपना काम, और अपनी जो है ना हार्डशिप बड़ी लगा रही होती हैं। तो आपका और उनका लेवल सेम नहीं हो सकता। कार्बोहाइड्रेट्स आप किस तरह से कंज्यूम कर सकते हो आप, क्योंकि रोटी ऑलवेज अवेलेबल नहीं होती। जो 3-4 बार दिन में प्रैक्टिस कर रहा है उसको नहीं है। शकरकंदी खा लें, आलू ले लें, ये वो कार्ब्स हैं जो एक इंस्टेंट आपको सोर्स देते हैं एनर्जी का। एग्जैक्टली। उसके अलावा आप जो है वो नट्स का ज़्यादा यूज़ करें, दूध दही का इस्तेमाल करें, लेकिन ये जिन पे बलाई ना हो, बलाई उतरवा दें और उसके बाद उसका इस्तेमाल कर लें। उसके साथ साथ आप चिकन, मटन, बीफ, फ़िश तीनों का इस्तेमाल करें, लेकिन जब आप प्रोटीन का इतना इस्तेमाल करते हैं तो अपने कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड को इन चेक ज़रूर रखना चाहिए। कम अज़ कम हर 3 महीने बाद अपने कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के टेस्ट करवाने चाहिए। बाय द वे, जो लोग स्पोर्ट्स बहुत करते हैं और मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उनका तो वैसे ही उनका जो भी फेडरेशन होती है वो उनके रेगुलर टेस्ट करवाती ही है। लेकिन उसके साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी होती है ना जो ना तो रेगुलर लोगों की तरह जिम कर रही होती है, लेकिन ना ही वो अभी इंटरनेशनली या नेशनल लेवल पे खेल रहे थे, वो एक बीच की कैटेगरी होती है जो इन बिटवीन होती है, अंडर 19 टाइप जो कैटेगरी होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स जो हैं फिर हर 3 महीने के बाद बच्चों के टेस्ट पूरे करवाएं। ये ना हो ना कि किडनीज के ऊपर असर पड़ रहा है, जिगर के ऊपर असर पड़ रहा है। एटलीस्ट एक दफ़ा एक फुल राउंड, और एक कोई आपका होना चाहिए फैमिली फिजिशियन जिसके पास आप हर 3 महीने के बाद बच्चे को कोई इशू हो या ना हो लेके जरूर। देखिए, बीमारी होने से पहले बंदा इलाज करता है कि नहीं, क्योंकि बॉडी को इतना आप रगड़ा दे रहे हैं, आपने एटलीस्ट थोड़ा बहुत उसका ख्याल भी तो करना है ना। बिल्कुल। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो टेस्ट समझते हैं कि सिर्फ एक फजूल चीज़ है। नॉर्मली भी सबको करवाने चाहिए, और जो बच्चे ऐसे खेल रहे हों उन पे लाजमी फोकस करना चाहिए। आपने ये देखा होगा कि ये लोग फास्ट फूड नहीं खाते या बहुत कम खाते हैं, इसलिए क्योंकि बॉडी ने वही रिजल्ट देना है जो आपने उसमें डालना है। अच्छा, आई डिसएग्री विद यू, क्योंकि जो यंग बच्चे जो मैं देख रही हूँ ना स्कूल कॉलेज के लेवल के स्पेशली जो मतलब लास्ट 9-10 में जो होते हैं, जो मतलब स्पोर्ट्स वगैरह की तरफ जिनका बड़ा रुझान होता है, मैं अक्सर देखती हूँ कि सारा दिन मतलब स्पोर्ट्स वगैरह करके रात को जो है किसी फास्ट फूड चेन से रुक के बर्गर, फ्राइज़, ड्रिंक ली और वो खाते हुए घर गए। अब उनको वजन तो नहीं चढ़ता, लेकिन अंदर जो बर्बादी होती है ना, वो स्पोर्ट्स के क्रेज पे फिर नहीं पहुंचे होते। जब आप पहुंच जाते हो ना एक लेवल पे, सर्टेन पे आपके गोल्स सेट होते हैं कि मैंने ये करना है,
तो आप फिर नहीं खाते हो फास्ट फूड, क्योंकि वो आपको वीक कर देता है, आपको कमज़ोर कर देता है। अच्छा, फाइनली व्हाट इज़ योर मैसेज? माय मैसेज इज़ कि अगर आपका बच्चा कोई भी स्पोर्ट खेलना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, उसको सपोर्ट ज़रूर करें, उसको खुद एकेडमीज़ में एडमिशन कराएं ताकि वो गली मोहल्लों में खेल के और वो चीज़ें ना करे और उसकी बॉडी ख़राब ना हो। उसको किसी स्पेशल ट्रेनर के पास लाजमी भेजें, वो ज़रूर कुछ बन जाएगा और आपका ही नाम रोशन करेगा। उसकी खुराक का लाजमी ध्यान रखें ताकि उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है, उसकी बॉडी जो है वो ग्रो कर सके, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल उसको लाजमी तौर पे दें ताकि वो अच्छे से फ्लरिश कर सके। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, व्यूअर्स, जिस पे मुझे बड़ा अफसोस भी होता है। हमारा बच्चा किसी चीज़ के बारे में बड़ा पैशनेट होता है, जैसे स्पोर्ट्स के बारे में हम उसको डांट रहे होते हैं कि नहीं तुमने ये नहीं करना। अच्छा, फिर बच्चा छुप के इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हम बच्चे की मॉनिटरिंग नहीं कर पाते। देखिए, जो बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा जिनका रुझान होता है, जो स्कूल में भी स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, फिर घर आके भी बाद में भी फिर गेम खेलने के लिए जाते हैं, उन बच्चों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दूसरे बच्चों से ज़्यादा होती है। उसी तरह घर में अगर आपका 14-15 साल का बच्चा है, अब ऑब्वियसली बच्चे उस एज पे इतने कंट्रोल में नहीं रहते, लेकिन कम से कम उनकी खुराक का खास ख्याल रखना चाहिए। एटलीस्ट साथ में लंच पैक करके भेज दिया, ये देख लिया कि कम से कम घर से निकलने से पहले उनको नाश्ता प्रॉपर करा दिया। जितनी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं कम से कम वो तो कर दे। चलो, रात को बच्चा घर आया तो उसको केला और खजूर और दूध का शेक बना दिया, चीनी ना डाले, केला और खजूर वैसे ही मीठा होता है, उसको ब्लेंड करके बच्चे को पिला दिया। उसके अंदर जितनी न्यूट्रिशन डाल सकते हैं डालें, और अगर जो उसके ट्रेनर कह रहे हैं उसके हिसाब से उसकी खुराक को लेके चले तो बहुत ही बेहतरीन बात है। डेली की वीकनेस अगर आप डेली उसको कवर अप कर लेंगे तो वो कभी भी बीमारियों की तरफ नहीं फिर वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं बनेगी। खैर, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पहलवानी की, वेट लिफ्टिंग की, वो जो पूरा एक रेसलिंग पहलवानी का रेल में उसकी। थैंक यू सो मच जैनब, ब्लेस यू। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं कि शमरेज़ अख्तर एंड वासिफ हुसैन जो हैं वो सरदाई तैयार कर रहे हैं, और आज हमारे पास सेट पे हमारे वो अनसंग हीरोज़ हैं, हमारे वो सुपरस्टार्स हैं जिनको उस लेवल की वैल्यू और इम्पोर्टेंस नहीं मिलती मीडिया के अंदर जितनी उनको मिलनी चाहिए। स्पोर्ट्स की फील्ड में तो इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत रिगार्ड मिलता है, इनको हीरोज़ की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन मैं बहुत गिले के साथ हमारे व्यूअर्स को भी और बाकी मीडिया इंडस्ट्री को भी ये एक शिकायत करना चाहती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे जो लोग हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं उन सबको हमें मीडिया पे हाईलाइट करना चाहिए। सिर्फ एक्टर्स, सिंगर्स, मॉडल्स या क्रिकेट स्टार्स या इक्का दुक्का हॉकी स्टार्स या टेनिस स्टार्स को ही हम क्यों वैल्यू और इम्पोर्टेंस देते हैं? ये वो लोग हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें रिस्पेक्ट दिलाते हैं, हमें रिगार्ड दिलाते हैं और पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज का बायस बनते हैं। सो आज मिलते हैं अपने मुल्क के सुपरस्टार्स से, और जैसे कि आप जानते हैं आज हम गामा पहलवान को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, और उनको ट्रिब्यूट पेश करते करते हमारे इन सुपर हीरोज़ को भी हम ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं तैयब रज़ा अवान पहलवान से। आप एक बहुत ही ब्रिलियंट हाई अचीवर हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट रह चुके हैं 2013 तुर्की में, रुस्तमे इंडो पाक दुबई 2017 में, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट साउथ अफ्रीका 2017, कॉमनवेल्थ गेम मेडलिस्ट 2018 इन ऑस्ट्रेलिया,
साउथ एशियन गेम्स मेडलिस्ट नेपाल 2019, नेशनल चैंपियन 2017 से टू डेट माशाल्लाह, और उसके साथ साथ 22 ममालिक से ज़्यादा में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, शेर पाकिस्तान और रुस्तम लाहौर का टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयब जी, वालेकुम। वेलकम टू द शो एंड थैंक यू हमारे शो के लिए आप सब ने वक्त निकाला। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, इनके साथ इनके वालिद साहब बैठे हैं। इन हिज ओन राइट एक बहुत ही ब्रिलियंट पहलवान है, लेकिन उस्तादों के उस्ताद हैं। हमारे साथ उस्ताद मलिक इमदाद पहलवान हैं। आप नेशनल चैम्पियन भी रह चुके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं और पहलवानी के उस्ताद हैं। सो आज और इनके अखाड़े में इनके बच्चे भी ट्रेन करते हैं और उनके साथ साथ माशाल्लाह 5 भाई ट्रेन करते हैं। आज उनमें से 3 हमारे साथ हैं और उसके अलावा बहुत से लोग, और ये जो हमारे बच्चों को हमने लगाया हुआ है हमारे लिए ड्रिंक तैयार करने के लिए, सरदाई तैयार करने के लिए, ये भी अखाड़े का हिस्सा है। राइट सर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। इनके साथ इनके एक और साहबजादे बैठे हैं, बिलाल हुसैन अवान पहलवान। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बिलाल जो हैं वो साउथ एशियन मेडलिस्ट 2012, इंडो पाक गोल्ड मेडलिस्ट 2012, दैन इंडो पाक गोल्ड मेडलिस्ट 2014। ये एक अच्छा बीच में एक साल स्किप कर दिया था, बिल्कुल ठीक है। उसके साथ इंडो पाक रेसलिंग चैंपियन मेडलिस्ट 2016 एंड नेशनल चैंपियन 2006 कंटिन्यूड अभी तक, राइट? जी, यस। वंडरफुल। देन वी हैव सज्जाद अवान पहलवान। आप भी बहुत ब्रिलियंट और टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, हाई अचीवर इन हिज ओन राइट। आप भी हमारे जो उस्तादों के उस्ताद बैठे हैं उनके ही साहबजादे हैं। ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट 2012 से 2018 तक, इंडो पाक गोल्ड मेडलिस्ट 2014, नेशनल मेडलिस्ट 2018 एंड नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट 2019। इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा, और फिर इनके साथ बैठे हैं एक और बहुत ही ब्रिलियंट उस्ताद। हमारे साथ उस्ताद अब्दुल वहीद हैं। आप एक बॉडी बिल्डर हैं और एक हाई अचीवर हैं। 2020 में मास्टर लाहौर का टाइटल जीता। हमने इनके रीसेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करें क्योंकि इनकी तो बहुत ही लंबी लिस्ट है। अगर हमने पूरी सुना दी तो शायद शो ख़त्म हो जाएगा और गामा साहब बीच में शायद रह जाएंगे, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि गामा पहलवान के बारे में हर कोई जाने, जो नहीं भी जानता, जिन्होंने नहीं भी उनके बारे में सुना। हम चाहते हैं कि आज लोगों को पता चले आप लोगों की ज़बानी कि वो कितनी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी थी। तो हमें उस्ताद अब्दुल वहीद साहब जो है उनके बारे में ये बताऊंगी कि 2020 में मास्टर लाहौर का टाइटल अपने नाम किया, 2021 में मास्टर पंजाब का, दैन 2021 में ही मास्टर पाकिस्तान का भी टाइटल अपने नाम किया। उन्होंने कहा पंजाब काफ़ी नहीं, हमने पूरे पाकिस्तान का टाइटल भी लेना है। फिर उसके बाद 2021 में उज़्बेकिस्तान भी गए एंड वर्ल्ड चैम्पियन का टाइटल। अच्छा जी, पंजाब, पाकिस्तान और फिर वर्ल्ड का भी टाइटल ले लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने का। ओके, सबसे पहले मैं गामा पहलवान जी को ट्रिब्यूट पेश करना चाहती हूँ, फिर आपकी तरफ आएंगे। तो गामा जी के बारे में हमें क्या बताएंगे? हमें बस यही पता है कि वो पहलवानी की दुनिया के सुपर हीरो थे। जैसे वहाँ पे ब्रूस ली की बड़ी बात होती है और यू नो दूसरे इस किस्म के, जिस तरह रॉकी की एक मूवी निकली थी, यू नो इस तरह के। तो इस तरह से हमारे जहन में गामा पहलवान पहलवानी की फील्ड में एक सुपर हीरो, इसी तरह बस ये इतना पता है। उससे ज़्यादा बहुत माजरत के साथ हमें नहीं पता। आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गामा पहलवान जी और उनका जो असल नाम था गुलाम मोहम्मद भट्ट उनका नाम था, और वो अमृतसर में पैदा हुए और उनका 22 मई 1878 को वो पैदा हुए हैं। और पहलवानी में जो उनका आगाज़ था वो 10 साल की उम्र में उन्होंने जो डांड बैठक का जो मुकाबला था जोधपुर में महाराजा ने करवाया था। डांड और बैठक का कंपटीशन था। क्या होता है? डांड लगाना और उठक बैठक जो होती है ना, है। उसका कंपटीशन था। सही। अमृतसर के एक एरिया है जोधपुर, उसमें महाराजा ने करवाया था। और उसमें टॉप 15 जो उठक बैठक के जो रेसलर चुने गए थे, टॉप 15 के पहलवान थे, उनमें उनका नाम आया। और जो महाराजा थे उन्होंने गामा पहलवान जी को उसका टाइटल दे दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक 10 साल का लड़का इतने जो सीनियर खिलाड़ी हैं, मतलब जो पहलवान हैं, उनसे ये मतलब टॉप 15 में आया है,
तो उन्होंने उनको जो वो कंपटीशन का विनर करार दिया। इस तरह से उनका जो पहलवानी का आगाज़ शुरू हुआ। पहलवानी उन्होंने यहाँ से जो पहला स्टेप पहलवानी के अंदर उन्होंने ये लिया। फिर 17 साल की उम्र में उन्होंने रहीम बख्श सुल्तानी वाला एक बहुत बड़ा पहलवान है, रुस्तमे हिंदू में है, उन्होंने उन्हें चैलेंज किया। तो फिर उनकी जो एक तवील कुश्ती उनके साथ हुई और रहीम बख्श सुल्तानी वाला जो थे वो एक सीनियर पहलवान थे। गमा पहलवान जी से उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो गमा पहलवान जी ने 17 साल की उम्र में, लेकिन वो जो मुकाबला बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो ड्रा करा दिया गया। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि 10 साल की उम्र पे पहलवानी में आना ये एक नॉर्मल बात है या ये नॉर्मल से हट के बात है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? मैं समझ गया हूँ, लेकिन इतना बड़ा कंपटीशन उन्होंने जो लड़ा है ये नॉर्मल ये नहीं नॉर्मल नहीं था, ठीक ये है, समझ आ नॉर्मल गया, नहीं है, सही है। क्योंकि जहाँ इतने इतने बड़े रेसलर से, और ये भी नॉर्मल नहीं है कि एक रुस्तमे हिंद, आप हिंद को देखें कि कहाँ अफ़गानिस्तान से बॉर्डर लाइन शुरू हो रही है और नेपाल तक जाके मिल रही है। तो उन्होंने रुस्तमे हिंद का टाइटल जीता हुआ था रहीम बख्श सुल्तानी वाले ने। तो उनके साथ उन्होंने चैलेंज किया रहीम बख्श सुल्तानी वाले को कि मेरा इसके साथ जो है फ़ाइट कराई जाए। 17 साल की उम्र में उनके साथ उनका जो है मुकाबला जो है वो ड्रा कराया गया, क्योंकि वो बहुत लंबा मुकाबला हो चुका था। ठीक है। और इसके और भी उनकी काफ़ी हैं डिटेल हैं उनकी। फिर वो उन्होंने एक 1200 किलो का उन्होंने एक पत्थर भी उठाया था, 1200 किलो का। 1200 किलो? जी आर यू श्योर 1200 किलो ही था? जी बिल्कुल। और आज का जो डेडलिफ्ट का रिकॉर्ड है वो 500 kg है, ठीक है। और आज भी बड़ौदा म्यूज़ियम जो कि इंडिया के अंदर है, उसके अंदर बड़ौदा म्यूज़ियम एंड पिक्चर गैलरी में उनका वो पत्थर आज भी पड़ा हुआ जो उन्होंने उठाया। अच्छा, यानी कि वो पत्थर है और ये प्रूफ भी है, यानी प्रूफ कि भी कहीं है। सुनी बात नहीं है। जी, अच्छा, जी। मैं अब आपके पास आती हूँ। मलिक साहब, उस्ताद जी, आप क्या कहेंगे गामा जी के बारे में? गामा जी के बारे जी सब तो वड्डी गल तो यह है कि जिड्डे वड्डे वो पहलवान होए ने, मेरा ख्याल है कि बड़ी वड्डी हिस्टरी है। और इन्ना सानू पहलवानों नू एडा नहीं ज़्यादा पछाण दी गई, क्योंकि गामा पहलवान जी एडे अजीम लोग होए ने, एज ए शख्सियत भी बहुत वड्डे अजीम लोग होए ने, और एज ए पहलवान तो जी पूरी दुनिया तो उन्हों की कोई जोड़ नहीं सी। और पहलवान एडे क वड्डे पहलवान होए ने जी जिहदे नाल घुले ने, और अल्लाह दी मेहरबानी नाल उन्हां नूं शिकस्त नहीं हुई, और अल्लाह दी मेहरबानी नाल हर एक पहलवान नूं नाचित कीता। यानी कि ये सच है कि आज तक वो किसी से नहीं हारे, नहीं किसी से हारे ना। मतलब जब से उन्होंने पहलवानी शुरू की और आखिर तक जी, आखिर तक कभी किसी से नहीं। और ताज्जुब की बात यह है कि 400 के करीब उन्होंने जो वो कुश्तियाँ खेली हुई हैं, और 400 में से एक भी नहीं वो हारे। और बहुत बहुत लंबी हिस्टरी उन्हों दी, क्योंकि बड़ी तवील पहलवानी उन्होंने की है। तो ये दौरान अल्लाह की मेहरबानी नाल किसी को गिरे नहीं। How और interesting. अल्लाह की मेहरबानी एडे वड्डे पहलवान होए ने कि उन्होंने, और 30 बंदे जिहड़े ने एक साथ ही उन्होंने जोर करा रहे हैं, और सब नूं जोर करा के बाहर खाड़े दे बन्ने ते बाहर आए ने। 30 पहलवानों नूं कल्ला पहलवान जोर, हालांकि उन्होंने भाई भी बहुत वड्डे पहलवान सन। बाकी दोनों भाई बहुत वड्डे ऐसे साडे पूरे इंडिया पाकिस्तान जिहड़ा उदों इकट्ठा सी, ये बहुत अजीम लोग सन। और एडे वड्डे पहलवान मेरा ख्याल कदी सदियां च नहीं पैदा हो सकते, और नहीं हुए, नहीं हुए जी, और नहीं हुए। नहीं हुए जी। बिलाल, आप क्या कहेंगे गामा जी के बारे में? गामा पहलवान जी जो हैं ये एक बहुत अजीम शख्सियत है हमारे इस खित्ते की। उनका जो स्टार्ट है जब वो उनकी 6 साल एज थी, उनके वालिद साहब का डेथ होगी। उनके वालिद साहब एक बहुत बड़े पहलवान थे। उनके नाना जी भी बहुत बड़े पहलवान थे। तो जब उनके वालिद साहब की डेथ हुई तो उसके खानदानी बाद काम था उनका, हाँ, खानदानी प्रोफेशन। खानदानी, जी। उसके बाद जो गामा जी के छोटे भाई थे इमाम बख्श पहलवान, वो भी रुस्तमे हिंद हुए हैं। वो उनकी उम्र तकरीबन चंद माह थी या उनसे पर उस वक्त उनका वो डेथ हुई। और गामा पहलवान जी बहुत छोटी उम्र में इस मसाइल से गुजरे हैं, यतीमी वाले, लेकिन उनके नाना जी ने उनको आगे लेके चले, उनकी वालदा को, और उनको अपने पास ले गए। तो अमृतसर से फिर वहाँ पे शिफ्ट हुए, और उन्होंने
इतनी ज़्यादा अपने वालिद साहब के नाम को आगे ले जाने के लिए इतनी छोटी उम्र में पहलवानी शुरू कर दी कि आप देखें कि जब वो 10 साल की उम्र में टॉप 15 में आए, यानी कि 1000 बंदे का पहलवानों का मुकाबला था जो पूरे अपनी आबोताब में थे, पहलवान शबाब में थे, उनका मुकाबला हुआ और उस वक्त 20,000 रुपया उस इनामी रकम थी। 20,000 रुपया इनाम था उस वक्त। 20,000 बहुत। और पूरे हिंदुस्तान से, क्योंकि बरसगीर पाको हिंद था, तो पहलवान आए थे इस रकम को, इनाम को जीतने के लिए। तो ये बैठकों का मुकाबला था जिसको हम उठक बैठक आम ज़बान में कहते हैं। तो ये बहुत लंबा चला, बहुत लंबा चला, यानी कि आप देखें कि कई अच्छे अच्छे पहलवान जो पीछे हटते गए, लेकिन आखिर पे जो टॉप 15 थे, 15, वो उसमें गामा पहलवान जी आए। और जो वहाँ पे उस वक्त महाराजा था, उन्होंने देखा कि जो इतनी कम सीनी में पहलवान है गामा पहलवान जी, जो सबसे छोटा, उन्होंने कहा इसको आप फर्स्ट करार दें और इसको इनामी रकम दें। तो यहाँ से फिर गामा पहलवान जी का जो एक पहलवानी की तरफ स्टार्ट हो गया। और हम देखते हैं कि उन्होंने 17 साल की उम्र में, तकरीबन 20 साल और 17 साल के दरमियान की उम्र में, उस वक्त के रुस्तम हिंद, यानी कि जो अपने खित्ते का मुल्क का सबसे बड़ा पहलवान था, रहीम बख्श सुल्तानी वाले, उनको चैलेंज कर दिया। ये 20 साल की उम्र थी तकरीबन, बाज़ कहते हैं 17 साल की उम्र। नहीं, उनकी तो ये थी, लेकिन जिनके साथ मुकाबला था उनकी उम्र उनकी 30 साल के करीब थी, 30 से 35 साल, यानी कि डबल थे। और 35 साल उम्र। और उनकी हाइट जो है वो 6.25 फीट थी, रहीम बख्श सुल्तानी वाले। ये जो आज हम गुजरांवाला का पहलवानी में नाम सुन रहे हैं ना, वो उनकी वजह से, क्योंकि ये रहीम बख्श सुल्तानी वाले ही जब उस वक्त था ना, जब यानी कि उस वक्त जो लेजेंड होते थे, बड़े लोग होते थे, वो रुस्तम हिंद होता था, जो उस इलाके के, फिर उस इलाके में डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती थी। जो इस इलाके का ये रुस्तम हिंद होता था, उस इलाके में यानी कि कारोबार शुरू हो जाता था, सड़कें बननी शुरू हो जाती थी। तो रहीम बख्श सुल्तानी वाले को चैलेंज कर दिया। उसके बाद गामा पहलवान जी की उनके साथ कुश्ती हुई, बहुत लंबी, जैसे तैयब भाई ने बताया, और ये वो ड्रा हुई कुश्ती। और एक पूरे हिंदुस्तान में, पूरे खित्ते में एक यलगार रौला डाल गया कि तहलका मच गया कि ये क्या हुआ है। चैलेंज दिया और सब हंस रहे थे, तो उसको ड्रा हो गया। नाले कि 17 साल के बच्चे ने एडे बड़े पहलवान ਨੂੰ चैलेंज भी किया, तो कुश्ती भी ड्रा हो गई। फिर गामा पहलवान जी की उनके साथ और भी कुश्ती हुई लोगों के, फिर वो मशहूर हो गया। 4 कुश्तियाँ, जो 3 कुश्तियाँ ड्रा हुई और 1 जीती। गामा पहलवान जी का यहाँ से फिर एक बहुत बड़ा स्टार्ट हो गया। फिर वो उन्होंने खलीफा गुलाम मोहिउद्दीन थे, बहुत बड़े पहलवान, और हिंदू पहलवान थे, सिख पहलवान थे, यानी कि फिर 400 से ज़ायद उन्होंने पूरी ज़िंदगी में कुश्तियाँ लड़ी हैं, जिसमें वर्ल्ड चैम्पियन का भी है उनके पास एजाज़। तो कभी उन्होंने इसका सामना नहीं किया, अल्लाह पाक ने उनको ऐसी ये दौलत दी थी। तो और ये बताना ज़रूरी है कि गामा पहलवान जी की खुद की हाइट 5 फुट 7 इंच थी उस वक्त, 5 फुट 7 इंच थी। और सुल्तानी पहलवान जी जो रहीम बख्श सुल्तानी वाले थे, उनकी हाइट 7 फुट के करीब थी। हाँ जी। तो तस्वीरों में वो ऐसे मतलब जज नहीं ना हो सकता, लेकिन वो यानी कि उनकी ना वो बहुत ही लेंथ, बहुत ही चौड़े थे, बट मतलब हाइट थी, यानी कि 10,000 के करीब वो रोज़ाना बैठ के, उठक बैठक जिसे कहते हैं, और 5,000 के करीब वो डांड लगाते कहते हैं, स्क्वाट्स। हाँ जी, और उस दौर में जो है वो सितारों से, चांद से अंदाज़ा रखते थे कि यहाँ जाएगी तो इतने हज़ार हो जाएगी, क्योंकि घड़ियाँ थी नहीं और इतनी काउंटिंग करना, तो सितारों से हिसाब रखते थे आसमान का। थे। हाँ, तो ये इन लोगों ने इतनी ज़्यादा किसी चीज़ को चाहा है, तो आज देखें हम इधर बैठ के उनका नाम ले रहे हैं। तो आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, अल्लाह आपको और इस से नवाजे कि हम अपने जो असल हीरो हैं ना, उनको भूलते जा रहे हैं। ये आप कह रहे हैं भूलते जा रहे हैं, मुझे दुख और अफसोस इस बात का होता है कि भूलते तो उसको है जिसको याद किया। जी जी, याद ही नहीं करते। अब देखिए, आपकी फील्ड में, आपके प्रोफेशन में, आप सबको पता है कि गामा पहलवान कौन है। मुझे क्यों नहीं पता?
जी जी बस नाम सुना है, जी और वो भी इसलिए क्योंकि मीडिया में काम करती हूँ, स्पोर्ट्स वालों के इंटरव्यू किए हैं, तो इस वजह से गामा पहलवान का नाम सुना हुआ है। जी जी लेकिन सुना हुआ क्यों है सिर्फ? ये बातें मुझे क्यों नहीं पता, ये और मीडिया के लोगों को क्यों नहीं पता, और हम ये बातें आगे क्यों नहीं फैला रहे? देखिए, एक होता है हीरो, एक होता है अनसंग हीरो, जिसके बारे में लोग जो बहुत बड़े बड़े काम कर चुके होते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता। जी और देखिए, लोगों को बताना हम लोगों का फ़र्ज़ है, आप लोग जिनका इस फील्ड से ताल्लुक़ है, और हम लोगों का जो इस पोजीशन में है जहाँ पे हम इंटरव्यूज़ करें और बातचीत बिल्कुल, करें। बिल्कुल। असल में हर चीज़ रेटिंग पे आ जाती है ना, कि जो चीज़ वायरल हुई हुई होती है, अभी मैं टिकटॉकर्स को बिठा दूँ और उनके आपस में मुकाबले करा दूँ तो बड़ा पॉपुलर हो जाएगा। सो बात ये है कि पॉपुलर भी आप ही बनाते हैं मटीरियल को, जी जी मीडिया का यही तो एक मीडिया पावर का ये होता है। रोल। आज पावर के है, दौर पावर। में मीडिया का बहुत अहम किरदार है आज का किसी भी हमेशा खेल से को मीडिया का ऊपर तारीफ हमेशा था, से। और उस वक्त मीडिया ने बहुत उठाई थी गामा पहलवान की जी, बात, जी। और हर बंदा वाह वाह कर रहा था। लेकिन अब बात ये कि क्योंकि मीडिया के का जो एंकर बैठा हुआ है उसके कंट्रोल में बात होती है, उसके प्रोड्यूसर की होती है, तो अब आप बात कर दे तो कर दे, नहीं की तो नहीं की। अच्छा सजाद, आप क्या कहेंगे गामा पहलवान के बारे में? गामा पहलवान जी का एक बहुत बड़ा नाम है पहलवानी की फील्ड में। तो जैसा कि रहीम बख्श सुल्तानी वाला पहलवान जी के साथ उनकी कुश्ती हुई, तो उसके बाद जो ब्रिटिश एम्पायर थे इधर, उन्होंने फ़ैसला किया कि हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप करवाते हैं इसकी कुश्ती की। तो उसमें जो ऑर्गेनाइज़र थे ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से, वो गामा पहलवान जी को हिस्सा नहीं थे लेने दे रहे। उसकी वजह ये थी कि वो उनकी हाइट कम थी और वेट कम था। जब भी वो गामा पहलवान जी डिमांड करते कि मुझे हिस्सा लेना दिया जाए, तो वो यही आगे से बोलते कि हमारे जो गोरे हैं वो 7-7 फीट 6.5 फीट के पहलवान हैं और हैवी वेट हैं, तो आप उनके मुकाबला नहीं कर सकते। तो गामा पहलवान जी ने फिर जब उन्हें पता चला कि ये मुझे हिस्सा नहीं लेने दे रहे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इधर हिंदुस्तान में एक जगह जहाँ कुश्ती के मुकाबले हो रहे थे, ट्रायल्स वगैरह उस वक्त वर्ल्ड चैम्पियनशिप के, वहाँ उन्होंने बाहर एक बोर्ड लगा दिया कि इतनी रकम मैं दूंगा अगर कोई पहलवान कोई भी मुझे आके गिरा जाए। तो वो काफ़ी पहलवान आते रहे, उनके साथ मुकाबला करते रहे, लेकिन उन्हें कोई नहीं गिरा सका। तो इस चीज़ को जो है वो ऑर्गेनाइज़र कमेटी थी जो ऑर्गेनाइजिंग, उन्होंने देखा कि यार ये पहलवान जिसे हम मुकाबले में हिस्सा नहीं लेने दे रहे, तो वो इतना टैलेंट है उसमें और इतना अच्छा पहलवान है, तो क्यों ना इसको हम आजमा के देखें। तो जब वो उन्होंने हिस्सा लेने दिया गामा पहलवान जी को, तो उन्होंने माशाल्लाह जितने भी टॉप रेसलर थे वो सबको गिराया, चित किया। तो गामा पहलवान जी की वाह वाह चारों, हर बंदा जो है हर एक की ज़ुबान पे गामा पहलवान जी, गामा पहलवान जी। और जो ब्रिटिश एम्पायर थे उस वक्त जो आला ओहदों पे थे, उन्हें पता चला, तो उन्होंने फिर जो है वो इंग्लैंड में जाके ना इसका फ़ाइनल करवाया, जो कि ज़बिस्को पहलवान साहब के साथ हुआ था। और वो मुकाबला कहते हैं कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक जारी रहा है। बहुत सख्त मुकाबला हुआ गामा पहलवान जी का। ज़बिस्को जो था उसका हाइट भी बहुत ज़्यादा थी और वेट भी बहुत ज़्यादा था, और गामा पहलवान जी की हाइट छोटी थी, वेट कम था, लेकिन वो टेक्निकली बहुत अच्छे थे गामा पहलवान जी। मुकाबला काफ़ी ज़बरदस्त रहा है, लेकिन जो है मुकाबला वो तकरीबन 1.5 घंटा जारी रहा और वो ड्रॉ कर दिया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुकाबला हो गया था इस वजह से। और नेक्स्ट डे जो वो ऑर्गेनाइज़र थे वहाँ के चीफ, उन्होंने कहा जी ये नेक्स्ट टाइम जो है ना हम करवाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब मुकाबले की बात हुई तो ज़बिस्को जो है उसने इनकारी कर दी कि मैं जो है ना वो अभी मुझे कोई काम है उसके सिलसिले में, आई बाई शाई कर दी बात के करना ना पड़े। जी जी, मेरी वालदा बीमार है तो वो उसकी वजह से मुझे वापस जाना वैसे पड़ेगा। वालदा की तबीयत नहीं ठीक, हर किसी का बहाना होता है काम ना जी, जी। करने का, छुट्टी मारने हाँ, का। जी जी। आपको और बताइए। उनका तल्लक पोलैंड से था ज़बिस्को का, तो वहाँ इंग्लैंड से उन्होंने रुखसत चाही कि मुझे जाने दिया जाए ताकि मैं वालदा की जो है तबीयत वगैरह का करके तो फिर वापस दोबारा आऊँगा। तो
इस चीज़ को उन्होंने तकरीबन 18 साल गुजार दिए। मजाक ना करें, वालदा जी की 18 साल तबीयत नहीं ठीक हुई। टाइटल जो है ब्रिटिश एम्पायर जो थी उन्होंने गामा पहलवान जी को दे दिया था, हाँ जी। क्योंकि वो बहाने कर रहा था कि मैंने जाना है ये और वो भी 18 साल। हाँ जी, नहीं पहले उसी मौके पे उसी मौके पे दे दिया। उन्होंने टाइटल दे दिया। वो अभी भी नासिर भोलू के घर में पड़ा हुआ है पाकिस्तान में। अच्छा, हाँ जी, वो बेल्ट जो है उन्होंने दी है, उनका गोल्ड नाम- बेल्ट, वो हाँ जो जी, सोने की बेल्ट थी ना। जी, जी। तो वो फिर जब बहुत ज़्यादा हर बंदे की ज़ुबान पर गामा पहलवान जी हिंदुस्तान में हर एक की ज़ुबान पर गामा पहलवान जी आया फिर वो और जिसको बदतमीज। जी न्यूज़पेपर पे और जितने भी लोग हैं सब ने जब उसे पता चला कि बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी होगी गामा पहलवान जी की, तो मैंने तो ये नहीं किया, मैं दोबारा शायद ट्राई करके देखता हूँ, शायद मैं गिरा लूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब 18 साल बाद मुकाबला हो, मैं बात कर रहा हूँ पहला जो मुकाबला वो 1910 में हुआ है, फिर दोबारा जो है वो 1928 में हुआ है। हाँ। ठीक है, जब वो दोबारा मुकाबला हुआ है तो वो आया है, तो गामा पहलवान जी ने धोबी दाव लगा के चंद ही मिनटों में जो है ना उसे 2.5 मिनट के अंदर अंदर जो है शिकस्त दी है। ये होता है बिस्ती खराब होना। जी जी। तो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा फिर हिंदुस्तान का, क्योंकि पार्टीशन से पहले की बात कर रहा हूँ, तो हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा नाम हुआ और जितने भी महाराजे थे और जितने भी हिंदुस्तान के आला लोग थे उन्होंने सबको जो है ना, सब लोगों ने जो है ना गामा पहलवान जी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा उनके इस्तकबाल किए गए हाथियों पे, और बहुत ज़्यादा जो है ना उन्हें वो शाही ख़ानदान जितने भी थे उनकी फैमिलीज़ के साथ उन्हें उनके साथ रहने का मौका दिया गया। गामा पहलवान जी की फैमिली उन शाही बहुत फैमिलीज़ के इंटरनेशनली उन्होंने साथ ट्रैवल भी किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा और उस जमाने में इंटरनेशनल ट्रैवल करना और भी उसको आसान काम नहीं देखें था। गामा पहलवान जी एक इंटरनेशनल शख्सियत है, वर्ल्ड चैम्पियन है। वर्ल्ड चैम्पियन हम कह तो देते हैं बड़ी आसानी से, ये बनने के लिए उम्रें गुजर जाती, नस्लें गुजर जाती, बंदा नहीं बन सकता। तो गामा पहलवान जी वर्ल्ड जितने चैंपियन एक लफ्ज़ और है और रुस्तमे ज़मा एक लफ्ज़ और है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियन होना एक और चीज़ है, रुस्तमे ज़मा होना एक बहुत वड्डी गल है। जी ਜਦੋਂ ਜਿਮਿਸਕੋ ਨਾ ਉਹ बड़ा लम्मा एक मुकाबला हो गया ना पहलवान जी का, गामा जी का, फिर ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੁਲਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਪਾਉਂਡ ਰੱਖਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁਲੇ ਮੈਂ 5 ਪਾਉਂਡ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਲਾਤੀ, ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਢਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ। क्या बात है, क्या बात है। ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ आजकल ते पाउंड भी बंदा ये महंगा नहीं हो को गया कि कह 5 पाउंड ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, लेकिन अब बाहर किसी को कौन गिराए। ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੋ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਢਾਇਆ। और गामा पहलवान जी ने इमाम बख्श पहलवान, क्या बात और है। जितने बड़े वो पहलवान हुए उतनी अजीम शख्सियत भी हाँ थे। देखें कि एक दफ़ा जब गामा अच्छा, पहलवान जी उनकी शख्सियत के बारे में अगर आप इजाज़त दें तो ये हमारा ये सेगमेंट चल, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे उनकी पर्सनैलिटी, क्योंकि सुना है कि जितने वो बड़े और वेल नोन पहलवान थे उतनी ही वो आजिज़ थे। तो इस पर भी मैंने आपसे आपके बारे में जानना है। नुसाद जी, आपसे भी बात करनी है छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सजाद, आप बात कर रहे थे और हमें ब्रेक में जाना था। आप बताने लगे थे हमें कि गामा पहलवान इंसान कैसे थे, उनकी शख्सियत के बारे में बता रहे थे। जी, मैं ये बता रहा था आपको कि गामा पहलवान जी बहुत हम्बल पर्सनैलिटी थे। तो एक दफ़ा का बहुत वाक़या उनका मशहूर है, अक्सर आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि गामा पहलवान जी सब्ज़ी फ़रोश के पास गए हैं सब्ज़ी लेने के लिए। तो कोई उनके आपस में ना, उनके दरमियान, दोनों के दरमियान कोई अनबन होगी किसी वजह से। तो उसने सब्ज़ी फ़रोश ने जो है ना वो तराजू
के साथ जो वेट होता है जिसके साथ वो तराजू करते हैं, वो उठा के गामा पहलवान जी को मार दिया और गामा पहलवान जी के खून निकलना शुरू हो गया। गामा पहलवान पंगा भी किया तो किसके साथ जी, और गामा पहलवान जी के खून निकला है तो उन्होंने वो जो उनकी पगड़ी थी वो उसे पकड़ा और लपेट लिया, उसे जो है ना बेंडिंग कर ली ताकि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। तो गामा पहलवान जी घर की तरफ चलना शुरू हो गए। तो किसी बंदे ने आके कहा, गामा पहलवान जी आप रुस्तमे ज़मां हैं, वर्ल्ड चैम्पियन हैं, इतने बड़े पहलवान हैं, बड़े बड़े पहलवान आपने गिराए हैं और ये छोटा सा बेचारा सब्जी फरोश, उससे आप ये लगाएं इसको झांपड़। हाँ, लगाएं से 2-4। उन्होंने कहा नहीं, मैं पहलवान अगर बनाऊं तो मैं अपनी बर्दाश्त की वजह से बनाऊं, ठीक है। इतनी ज़्यादा वो एक सादा और हम्बल पर्सनैलिटी थी। और दूसरी बात ये कि भाई उसके साथ क्या मुकाबला लगाना जो जी, मतलब वो मतलब आप सब्जी फरोश देखो, मुकाबला बंदा उसके साथ लगाए जो टक्कर का हो, जी टक्कर का, जी जो जी टक्कर का नहीं है उसके साथ मुकाबला लगा के एक झापड़ लगाना था, उसकी पतीसी टूट जानी थी, लेकिन फिर उनकी रिस्पेक्ट नहीं रहती ना। जी और गामा पहलवान जी का जो था वो ब्रिटिश जो के ऑफिसर्स थे उनके साथ उनका बहुत अच्छा था, वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे और गामा पहलवान जी फ्लाई काम बहुत ज़्यादा करते थे। बल्कि अगर किसी के कुछ मामलात अगर कुछ अनबन होती थी ब्रिटिश हुकूमत के साथ तो वही उनके मामलात को तय करवाते। क्या बात। अच्छा उस्ताद अब्दुल वहीद साहब, आप क्या कहेंगे गामा पहलवान के बारे में? माशाअल्लाह जी, गामा पहलवान एक साडे पाकिस्तान का एक नाम सी ते मैं जितों तक हिस्टरी सुनी है गामा पहलवान की, और बड़े अच्छे बंदे सी और बड़े बड़े इन्होंने पहलवानों उठाया इन्होंने, और साडे पाकिस्तान उदों तो हिंदुस्तान कोई सी सो मतलब जे बॉडी बिल्डिंग जी चीज़ ने एक बाद चो आई है सारी, इन्होंने वेख के असी लोग मोटिवेशन होए यार एक पहलवानी है, तो साडा बस का काम नहीं है, बड़ी दूर का काम है पहलवानी करना। ये तो तुहानूं पता है हर चीज़ का बड़ा खुराक का बड़ा बेनीफिट चाहिए, तो पूरे पूरे बकरे पूरे पूरे तुहाडे सामने शरदाइयाँ बना रहे हैं, हर मामला चाहिए ने, क्योंकि इन्ने पहलवान जो आम बच्चे जो हुण नहीं कर सकते, इधरों हट के बंदा दूसरी बॉडी बिल्ड एक लैन तीन तो बिठाए हुए हमने जो कर रहे हैं बेचारे मासूम, एक बड़ी बड़ी जी लैन जी एक अलहदा है, अब्बा जी से झापड़ खा के बंदे बने हुए अभी तक। जी हुण जी पहलवानी जी है ना वो तो बड़ी माशाअल्लाह तगड़ी ने, माशाअल्लाह तुहाडे सारे सामने सुपरस्टार बैठे ने सारे माशाअल्लाह, और साडे इलाके का भी बड़ा फखर ने, और साडे पाकिस्तान का भी बड़ी इन्हां दी शान है, पाकिस्तान का झंडा लहरा के आए ने मेरे समेत ही। अच्छा चलिए अब जरा इन आप लोगों की तरफ जरा आते हैं सर, आपकी ही अचीवमेंट से शुरू करते हैं, इस तरफ कैसे रुझान हुआ बॉडी बिल्डिंग की तरफ? मैं ऐसे ही मैं देखता था, मेरा वाला साहब भी थोड़ी पहलवानी करते थे और मैं भी साथ साथ करता था, उसमें मेरी उम्र भी 15 साल की थी, पिछले साल की बात है। हाँ हाँ जी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये 60 में कंपटीशन खेला, मैंने ताशकंद में जाके वर्ल्ड चैम्पियन का 50 और 60 के दरमियान में क्लास खड़ा, 50 और 60 कैटेगरी केजी में मैंने इंडिया को भी, ईरान को भी, जो थाईलैंड वाले जितने भी टीमें उतरे 27-28 टीमें उतरों आई हुई है, मैं उनको बीट किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और ये पहलवानी सही देखे ना, ये जड़े हमारे आज के ये माशाल्लाह बच्चे, अब तो माशाल्लाह जब ये छोटे छोटे थे तब मेरे इलाके हमारे में, तो वे माशाल्लाह इनको पहले बड़ा शौक़ था, क्योंकि अमदाद साहब ने हमारे बहुत ही मोहतरम और उस्ताद भी हमारे रहे हैं, ये बॉडी बिल्डर की भी में इनमें, और अखाड़ा भी इन्हीं का है, और वहीं पे इनके भी बच्चे सीखते हैं और दूसरों के भी बच्चे हमारे इलाके में वो बॉडी बिल्डर का भी ये आके लेक्चर देते थे, पूरा समझाते थे। ये बेसिकली पहलवानी के अब्बा जी हैं सब। हाँ जी हाँ जी, ये ऐसी बात, इनके गोडे को हाथ लगाए तो कामयाब, हाथ लगाए। तो मेरा ख्याल मैं काफ़ी देर बाद इनसे मिला हूँ आज, और माशाल्लाह इन लोगों को देख के मुझे भी बहुत मोटिवेशन हुई, और मैं फिर थोड़ा पहलवानी से, अब आप भी बड़े होकर बॉडी बिल्डर बनेंगे? मुश्किल हो गया, मैं फिर बॉडी बिल्डर में चला गया। अच्छा मैंने वो बॉडी बिल्डर में कंपटीशन खेलने शुरू। अच्छा बट मैं आपको बात बताऊं, मुझे इसी चीज़ का अफसोस होता है कि पहलवानी पे फोकस नहीं होता। पहले भी इन लोगों को हमने जब शो पे बुलाया था, इन बॉयज़ को, तो जब बात हुई थी तो हुई थी रेसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉडी बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात ही नहीं की थी कि पहलवानी, क्योंकि सच्ची बात है पहलवानी को कूल नहीं समझा जाता ना, उसको मतलब मॉडर्न नहीं समझा जाता, उसको पुराने ज़माने की एक चीज़ समझा जाता है, जबकि लोग ये नहीं रियलाइज़ करते कि पहलवानी ही तो बेस बनती है आपकी, असल बेस तो पहलवानी है। देखो जी जी सर, हाँ। देखो जी एक टाइम सी, अब अच्छा अपनी भी कहानी आपने हमें बतानी है। नहीं जी, मैं पहलवानी तो थोड़ी जी गल करना। जी सर। एक टाइम सी जो क्रिकेट घट सी ना, उदों पहलवानी का ही नाम सी,
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੋਂ ਹੈਗੇ ਸਨ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, महंगा है। ਇਹ ਏਡਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। आप इसको शौक क्यों बुला रहे हैं? ਸ਼ੌਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੋਂ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਲੋਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਉੱਠੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ मैं भी अपना नाम रोशन करा। लेकिन उस्ताद जी, क्या पहलवानी से इंसान रोजी रोटी कमा सकता है? नहीं, पहलवानी तो रोजी रोटी तो नहीं कमा सकता, ये तो गलत गल है। क्योंकि ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲੋ और ਤੁਸੀਂ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलो तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है जी। फिर आपकी रोजी रोटी अच्छा सिलसिला, बल्कि उससे अच्छा सिलसिला आपका चलता रहता है, आप कुछ बना भी लेते हो। पहलवानी को फिर बंदा शौक के तौर पे करे तो फिर वक्त भी तो लेता है, मेहनत भी तो लेता है। बिल्कुल। या तो फिर इसमें पैसे कमाने का इतना हो ऑप्शन, देखिए उस जमाने में 20,000 रुपए की बात हो रही है, उस जमाने में पार्टीशन से पहले जी। अगर वो गामा पहलवान जी की बात करें ना, जब वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आए ना, तो थोड़े हालात अप्स एंड डाउन उनके हो गए थे। अच्छा। जबकि उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें ज़मीन भी दी थी, लेकिन उनके फिर भी हालात बेहतर नहीं थे। फिर GD बिल्ला जी थे, उन्होंने 2,000 पर मंथ उनका वो वजीफ़ा लगाया। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने 300 रुपया उनका वजीफ़ा लगाया। फिर उन्हों दा खानदान एक अजीम खानदान पहलवानी दे विच होया, बिल्कुल। और एक पासों ने 2-2 3-3 पासों उन्हों दे वड्डे खानदान होए ने, जिन्हां दे पहलवान सारे रुस्तमे ज़मा होए ने, रुस्तम होए ने, रुस्तमे हिंद होए ने, रुस्तमे हिंद होए ने। गामा जी के अल्लाह ने उनको 6 बेटे दिए, 6 ही उनके बचपन में फौत हो गया। उनकी 4 बेटियां थी, उनके औलाद है। लेकिन उनके जो छोटे भाई थे ना, इमाम बख्श पहलवान, उनके 6 बेटे थे, 6 के 6 ही पाकिस्तान के टॉप रेसलर थे। बोलू पहलवान, उसमें अकी पहलवान है, आजम पहलवान, आजम पहलवान, आजम बहुत पहलवान। बड़े नाम हैं, ये बहुत बड़े नाम तो हैं। अल्लाह पाक ने इधर उनको, फिर उनकी लास्ट में जो जब वो इधर उनको उन्होंने बनाया था अपना घर बारादरी में, दरिया के ऊपर, उधर अपने उनके पास पाकिस्तान की जो लाहौर में नमक की आड़त है, वो भी थी उनके पास। अच्छा सर जी, अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें। आप पहलवानी में कैसे, आपका तो खानदानी सिलसिला है ना? जी, इस तरह साडा एक चाचा जी सन, सब तो पहला जो पाकिस्तान बने पहला गोल्ड और पहला ही मैडल फिलिपाइन दे विच एशिया गेमां होईयां सन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ पाकिस्तान वाली बनिया ही सी। तो चाचा ने आपके लिए? हाँ जी, साढ़े चाचा जी सन। का पहला मेडल, पहला ही गोल्ड, फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एनी स्पोर्ट। जी। उनके पास झंडा नहीं था अपना झंडा भी नहीं था कि हम पाकिस्तान का लहरा। लेकिन हाँ, इंडिया का जो कोच उसने कहा कि अभी हम अभी तो और ये अलहदा हुए आपके चाचा जान जी, माशाल्लाह। ओके, तो अभी हम अलहदा हैं, ये झंडा ले लो। उन्होंने कहा नहीं, हमारा अलहदा मुल्क है और हम अपने झंडे के साथ तस्वीर उतारें। सिख ने कहा ना यार, इको ही कल नूं इको ही हो जाना। उन्हें कहा चल इको क्यों होना है, साडा पाकिस्तान वखरा है, तुहाडा हिंदुस्तान वखरा है, साडा वखरा झंडा है, मैं अपना ही झंडा लांगा। क्या बात है। 1954 में सब तो पहला और सब तो पहला ही रैसलिंग पहलवान ही मैडल लैके आए। क्या बात है। और अज भी जिन्ने मैडल इकट्ठे किए जान पहलवाना दे मेरा ख्याल ज़्यादा होणगे। और पहलवानी एक ऐसी चीज़ है, मुल्क साढ़े पाकिस्तान की बदकिस्मती ला लो कि एडा अजीम काम है कि जिन्हों पिछे पाया गया, पिछे पाया गया, जिन्हों अगे नहीं लिया गया, ना यदि कोई रहनुमाई किसे की गई है। और हमारे आज का शो करने का मकसद उस चार जेडे लोग इहदे नाल तुरे भी ने ना, उन्हां भी इन्हों मतलब कि एडा बेहतर इहदा हालात नहीं कीते। अच्छा। पहलवान वेखो जी, पहलवान एक अजीम काम है। सुबह अगर रोजाना तो पहला उठदा हो बेचारा, उन्हें मेहनत इन्नी क मेहनत लाउंदा है, उस तो बाद वो नमाज पढ़दा, उस तो बाद अपने उस्तादां दे गिड्डियां गोटियां नूं हत्थ भी लाउंदा है, उहदी खिदमत भी करदा है। फिर खुराक जिहड़ी है वेखो जी, पहलवान एक जिहड़ा वो खुराक होती क्या है? लोग जब भी कहते हैं ना कि जब भी कोई इंसान ज्यादा खाना खा रहा होता है तो कहते हैं तुम तो पहलवानों की तरह खा रहे हो। तो बंदा कहता है यार पहलवान खाते क्या है? वेखो जी, पहलवानी एक ऐसे शोभा सारा है। दिन खाते हैं कि नहीं खाते? जी जी, सारा दिन खाते नहीं जी, सारा दिन खान तो मुराद ये नहीं है कि हर वक्त वो खांदे मुझे रहंदे। डाइट प्लान बताएं। वेखो चीज़ ये हुंदी है
ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਗਰ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ हैं ਉਹ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ कि ਮਿਸਾਲ सराय मुआश ਨੌਕਰੀ नहीं और कोई कर सकता और सिर्फ अपने रेस- अपने कुश्ती वास्ते करे। कोई काम और नहीं कर और सकता मुझे ये भी बताया एक दफ़ा हम इसी तरह प्रोग्राम कर रहे थे तो मुझे बता रहे थे एक भाई, हम डिफरेंट स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, तो पहलवान भाई भी वो कह रहे थे हमारे घर की जो खवातीन होती हैं जी। उनका सारा दिन इसी चीज में लग जाता है, हमारा खाना, हमारा खाना, पीना, पकाना है, और- मालिश का तेल, ये मतलब हमारे यही मामलात जो हैं वो सारा दिन चलते रहते ਦੇਖੋ हैं। ਜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ 10 ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ 10 ਪੂਰੀ लोग ਪਹਿਲ करके वैसे तो अगर अखाड़े में देखें कोई 30-40 लड़के जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं और साथ में अच्छा, मुझे एक बात जल्दी से पूछनी है कि जिस तरह ये बच्चे अभी यहाँ पे ये बना रहे हैं, जी जी तो ये भी हिस्सा है सीखने का? जी हाँ ये क्या मतलब? मैं तो देखो कंफ्यूज जी हूँ। देखो वैसे जी जो जितनी वो ऐ बेचारों के सरदाई- बाजू रह गए होंगे, हाँ इससे जी। बेहतर क्या बाजुओं का वर्कआउट होना है। ਇਹ ਜੀ ਸਰਦਾਈ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਦਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਬ ਇਲਾਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਫੈਦ ਜ਼ੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਸੌਂਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੀਨੀ ਡਾਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੰਡਿਆਈ ਡਾਲਦੇ। ਠੰਡਿਆਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਪੀਏਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ये कितना पीना होता है बस कम से कम जी दिन में? आधा किलो गिरी तो एक आदमी के लिए होनी चाहिए बादाम की और सारा उसका दिन- जूस सारा निकालना दिन चाहिए 2 टाइम आफ्टर वर्कआउट बट दूध इसमें कितना जाता है? सर्दियों में दूध डालते हैं, दूध डालते हाँ ज़्यादा ही डालते हैं, जितना होता है उतना ही, लेकिन गर्मियों में जो है वो पानी वाली पीते हैं, यानी कि पानी वाली से मुराद है कि पानी के साथ तो इसको mix आजकल कर आमंड मिल्क की गल हो रही है, वो यही तो है। जी अंग्रेजी का जो आमंड जी, मिल्क जी, होता है बिल्कुल यही है। बिल्कुल ये वही तो है, वही है बस उसका मगर नाम इसका जायका अच्छा है। हाँ नाम ये अंग्रेजी में है। और आप बहुत जायका है। आप अभी पियेंगे ना आपको उससे अच्छा जायका इसका मिलेगा। ये असल किस में महीने तैयार होगा? जल्दी हो ये जाएगा। जो हमारे इधर बरसगीर पाको हिंद के हकीम थे ना, राजू महाराजों के, ये उन्होंने इसका अपने हमारे मौसम के हिसाब से ये जड़ी बूटियों का सारा लेकिन गिरी निकाला तो हुआ बड़ी महंगी है आजकल। है। अभी होगी ये तो ये सस्ती वर्कआउट गिरी के नहीं बाद मिलती ये पहलवानों को कोई। ये हम जो वो वाली नहीं ना इस्तेमाल करते आप ये आजकल पहलवान तैयार भी ना हो रहे ना इतने करने तो पैंदा है ना डाइट देखो खुराक जी इतनी अगर महंगी है। अच्छा, ये है ना, इसके अलावा क्या खुराक होती है? इस तो अलावा जी हर जड़ी अच्छी खुराक मुझे है एक बात बताएं, पहलवान आपके वास्ते। अखाड़े में फॉर एग्जांपल आपका बेटा है, जी इनको सुबह से लेकर रात तक क्या क्या खाना है? मैं एक्चुअली जानना चाह रही हूँ कि देखो क्या जी देखो डाइट जी सुबह इन्हों सब तो पहला मुरब्बे चाहिए ने मुरब्बा मिलना चाहिए जो ट्रेनिंग शुरू करनी है कौन सा मुरब्बा? फिर इन्हों जनाब गाजर का मुरब्बा, औले का मुरब्बा और सेब का मुरब्बा ये मिक्स किए होंगे ने और सुबह जो शुरू ट्रेनिंग करनी है ये होना चाहिए नाल मक्खन होना चाहिए गर्मियां की खुराक ये गर्मियां की खुराक अच्छा, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਹੋਏਗਾ, ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਗਰਮ ਘਿਓ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਮ ਗਰਮ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। अच्छा ठीक है। ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਘਿਓ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਰਾਹ, ठीक है, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ सेटल ਹੈ। हो जाता है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਿਹਨਤ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਦਾਮ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੀਣੇ ਪੀ ਲੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਰੋਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बकरे अगर वो इतने बड़े जाके बकरे होने अगर वो जाके कोई दाल खाएगा या कोई सब्जी खाएगा तो पहलवानी तो फिर उन्हें की करनी है जी, क्योंकि मेन चीज़ जड़ी है खुराक जड़ी नहीं पहलवान मगर की एक सेकंड, मैं क्योंकि चाह रही हूँ कि मैं भी शायद पहलवानी की तरफ आना चाह रही हूँ, तो मैं ये नामुमकिन है आप नहीं आ सकती क्योंकि इसकी डाइट बहुत तेज है ना, सरदाई इसलिए बन रही है हमारी, ये हमारे में आपने ठंडा मुझे रखेगी कभी साथ। निहारी और पाए खाते हुए देखा नहीं है। अच्छा जब शो शुरू हो रहा था मैंने क्या कहा था ब्रेक में, मैं भी आपका भाई हूँ, आप मुझे सीरियस नहीं ले अभी रहे। तो- ये जो सारे दंदियां अभी निकाल रहे हैं ये इसीलिए हंस अभी रहे तो हैं। ये पहलवान की खुराक इन्होंने 30 अंडे नहीं, मैं ये निकाल के पूछ ले रही हूँ कि रहे हैं देखें गोश्त रोटी अगर खानी है तो क्या वो निहारी और कुलचे हो सकते हैं, ये भी या हो वो को फिक्का जहा सालन? देखो जी पहलवान की जी सालन है ना उस मिर्च थोड़ी घट पाई जाती है, काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। काली मिर्च का वैसे दुम्बा पका हुआ तो कितने मजे का। सही है। हाय, मैं दिल ही दिल में मैं भी पहलवान हूँ। अच्छा, ये दोपहर का हो गया। जी सुबह हमने एक तरह से लिक्विड खुराक ही ली जी। और अंडे टाइप,
दोपहर को हमने गोश्त रोटी खाई जी। अब तीसरी खुराक कोई होगी? हाँ जी, रात ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਮ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ, सोने से ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਣਾ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अच्छा अब ये ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। मेदे तजाबियत हो जाती है ना। हाँ जी, और वैसे भी साइंसी तौर पे भी है कि रात को नहीं, जो मैं वो यही हर कहने लगी थी, चीज़ ही- आपने तो इसमें मास्टर्स किया हुआ है तो आपको तो पता है इसके बारे में। अच्छा, क्योंकि बिल्कुल वक्त खत्म होने को है तो मैं अब तीनों हमारे हाई अचीवर यंग जो अगली जनरेशन है उनसे जल्दी से एक एक सवाल करना चाहूंगी। आगे का क्या प्लान है, आगे क्या गोल है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, अब्बू का मजीद कैसे नाम रोशन करना है? जी इंशाल्लाह ताला अभी नेशनल गेम्स हो रही हैं कोयटा के अंदर और इंशाल्लाह ताला उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं चूँकि वापडा की तरफ से खेलता हूँ और मैं 16 ग्रेड में वापडा में हूँ और उसमें इंशाल्लाह ताला अपने डिपार्टमेंट के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे। और उसके बाद अगस्त के अंदर साउथ एशियन गेम्स हैं और होस्ट भी पाकिस्तान करवा रहा है इस्लामाबाद के अंदर। Awesome. और जाहिर सी बात है जब होस्ट की बारी आती है तो होस्ट को फिर बेइज्जती ना खराब करी नहीं, साड़ी। इंशाल्लाह आपकी दुआएं चाहिए इंशाल्लाह ताला। तो उसमें फिर जाहिर सी बात है फिर होस्टों फिर देखो अपना- जीतोगे तो मैं बुलाऊंगी लेकिन अगर हारे तो फिर बुला के बेइज्जती करूंगी। नहीं, मैं चाहता बता हूँ कि रही हूँ। आपको हम इनवाइट करें, आप खुद आकर देखें क्या पॉसिबल है। नहीं तो जब मुझे आप लोगों ने कह दिया कि मैं पहलवानी की तरफ नहीं आ सकती तो फिर नहीं, मैं तो हमने आपकी नहीं बरादरी कहा। का हिस्सा ही नहीं हूँ। किसी पहलवान ने नहीं कहा अभी उस्ताद तक। जी गोडा फड़न के लिए फड़न मैं तैयार हाँ तुसी मैं अपना मुझे भी बरादरी का हिस्सा ਜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। तो पहले आनी चाहिए थी ना। बस आते आते देर लग गई उन्हें। ये आप लोग जो नहीं आने देते, जगह ही जो नहीं छोड़ते। अच्छा जी, जी अभी प्लान तो माशाल्लाह यही है कि आ रही हैं हमारी नेशनल गेम्स कोयटा में तो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला टग ऑफ वार और अपना तीनों कर रहे हो? हम जी जी यानी हाँ किसी जी, हाँ में जी। एक ने तो जीत ही लेना। हाँ समझ तो समझ अपने आई। अपनी टीम के लिए इंशाल्लाह ताला मैं इंशाल्लाह। हाँ जी वही जी सेम मैं रेलवे की तरफ से खेल रहा हूँ तो जी मैं ये मजा आता है, ये मजा आता है दोनों का मुकाबला। डिपार्टमेंट जब हमारे हमारी यार डिफरेंट है कुश्ती की different। प्रैक्टिस भी होती है उसमें भी बिलाल भाई से भी सजाद से भी यासर भाई इसरार भाई उनसे भी हम फिर ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੇਮ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਗ ਹਵਾਰ ਰੱਸਾ ਕਸ਼ੀ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ दूसरी गेम ਨੂੰ ਵੀ फाड़ लेते थे। लाल भाई और मैं सेम वेट कैटेगरी में खेलते हैं रेसलिंग तो बलाल बेचारा थोड़ा अभी इसने कम अभी गोश्त और लास्ट में एक इसने छोटा कम गोश्त और अंडे खाए हैं। एक अच्छा, पैगाम है सिर्फ और कि न्यू जनरेशन के लिए कि आप सारे जितने भी हैं हमारे इलाके के, मैं स्पेशली अपना मुगलपुरा के इलाके लोगों को कहूँगा कि हमारा अखाड़ा ग्रीफन ग्राउंड में तोकवान वालों को कहूँगा कि ग्रीफन ग्राउंड में खड़ा है फ्री कॉस्ट हम उधर ट्रेनिंग करा रहे हैं। आए हमारे पास हर चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग का सामान है, जिम ये है, अखाड़ा मौजूद है, पानी नहाने के लिए हर चीज़ मौजूद है। आप हमारे ग्राउंड में आएँ, हमारे इस अखाड़े में आएँ, ट्रेनिंग करें आपको और नशे का खिलाएंगे इनकार भी, करें। ट्रेन भी कराएंगे और हाँ जी। नहलाएंगे भी। ਬਸ ਜੀ Thank you। ਆ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੇਾਂਗੇ ਪਰ ਆਉਣ ਸਹੀ। अल्लाह आप Sports लोगों को वाले खुश रखे, आबाद रखे। थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड ऑल बहुत 5 ऑफ मेहरबान। यू। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। और साथ ही स्पेशली आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सिर्फ अपनी औलाद नहीं, बहुत से लोगों की औलादों के लिए आप मौके क्रिएट कर रहे हैं अपने अखाड़े में। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे और सबके सर पे मेहरबान, सलामत रखे। मेहरबान आपको भी है, उस्ताद दी, आप भी उस्तादों के उस्ताद हैं। ब्लेस यू एंड बॉयज़। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। आप आए साउथ एशियन मैं आऊंगी और फिर ऐसा आऊंगी कि फिर हर रोज निहारी और पाए डिमांड करूंगी और देख भी लूंगी। थैंक यू आपका गोश्त के मलीदा बनाने का। अभी ये मैं शो के बाद पीऊंगी। और बेटा आपने पानी सोसी कबाब तैयार है। शुक्र है को गोश्त बना दिया, वहां से मेरी बिस्ती हो जा रही थी, जो बिस्ती खराब की बात हो रही है। व्यूअर्स, ये था हमारा प्रोग्राम पहलवानी, एक बहुत ही अमेजिंग, जैसे कि सर ने कहा कि शौक, पैशन, इसको प्रोफेशन होना चाहिए। और ये प्रोफेशन तभी बन सकता है जब हम सब आवाम, मीडिया और गवर्नमेंट इसको प्रमोट करेगी और इसको पुश करेगी। जो महाराजों और राजों के ज़माने का एक्सपोर्ट है उसको हमें भी उस लेवल का रिसेप्शन और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।